मार्कोस आर डेडलीस्ट पर्सन, मतलब उनसे डेडलीस्ट कोई नहीं। मेन जो चीज़ है ना जो पैशनेट करती है मार्कोस में, वो है लास्ट दिन का पासिंग आउट। क्या होता है उस दिन आपको अपना अंगूठा काट के खून के साथ कसम लेनी होती है। इंडियन नेवी के मार्कोस के बारे में सुना है? मगरमच्छ सुना? मगरमच्छ के भी बाप, जहाँ मगरमच्छ भागते दिख जाए ना 100, 200, 500 मगरमच्छ भागते, तब समझना एक मार्को आया है। सबसे टफ पार्ट क्या होता है इसमें? 10 मीटर टैंक। हाँ। क्या होता है ये? दोनों तरफ से रस्सियों से बांध दिया जाता है, रस्सियों को पकड़ लिया जाता है। मुझे बोलेंगे ऑन मास्क एंड गो डाउन, तो हम नीचे जाएंगे, फिर 4 बंदे एक एक करके नीचे आपके पास आएंगे, आपके ही सेट से ब्रीदिंग करेंगे एक एक करके। 26/11 में क्या हुआ था? उस दिन न्यूज़ छपी थी टीवी के ऊपर कि एक कमांडो शहीद, वो कमांडो शहीद की जो न्यूज़ थी वो मेरी थी। पूरा कान ही नहीं था, पूरे मांस का लोथड़ा इधर मुझे फील हुआ, ये लटका हुआ था पूरा। तो फिर मैंने ग्रेनेड निकाला और ग्रेनेड उनकी तरफ लॉब किया। अब मज़ा आएगा, मैं भी मरूंगा और वो भी मरेंगे। ग्रेनेड ब्लास्ट नहीं हुआ और मैं जैसे खड़े होकर फायरिंग कर रहा हूँ, तब मुझे 4 शॉट और लगे। मेरा बड्डी भाग चुका था मुझे अकेला छोड़कर। 19 दिन आईसीयू में रहा। पहले दिन की बात है, जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो मेरे पॉकेट में पैसे नहीं थे, 10-15 रुपए पड़े थे। गवर्नमेंट आपको घर छोड़ी होगी ना? कोई हेल्प नहीं होती यहाँ पर। आप तब तक ही सोल्जर हो जब तक आप गोली खा रहे हो। मतलब अब कोई सपोर्ट नहीं है? किसी का कोई सपोर्ट नहीं। और मेरे ही यूनिट के अधिकारी मुझे कहते हैं कि अगर तुम मर जाते तो ग्लोरी मिलती। मैं रोया, छत पर बैठ कर खूब रोया, पूरी रात रोता रहा कि ईश्वर, ये दिन देखने के लिए, ये चीज़ सुनने के लिए मैंने उस दिन अपना सब कुछ दाव पर लगाया। कुछ नहीं सोचा मैंने उस दिन। मेरे लिए देश प्रथम था, परिवार नहीं। और यूनिट में आकर आपको ऐसा सुनने को मिले, टेरेबल। इस पूरे एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा ये बड़ा चैनल होगा, और जितना बड़ा ये चैनल होगा उतने बेहतर गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे, ताकि हम आपको और बेटर वैल्यू दे पाएँ। आगे बढ़ने से पहले राजशमानी क्लिप्स एंड राजशमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं, ताकि कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे पाएँ। और इस पूरे एपिसोड का ऑडियो वर्जन स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। कि मार्कोस जाना क्यों था आपको? एक्चुअली क्या हुआ कि एक डाइवर थे मेरे शिप में, तो वो, मैं ड्यूटी पर था उस दिन, और वो आए थे मार्कोस कोर्स करके। वाज टोटली डिफरेंट, ब्लैक ड्रेस, मरून कैप, बैज मार्कोस के लगे हुए। उनका ये कौन सा प्राणी आ गया और नेवी में तो पहली बार मैं देख रहा हूँ ऐसा किसी को यार। मैंने तो देखा ही नहीं ऐसा, ब्लैक और ब्लैक ड्रेस, मरून कैप, ये कहाँ से इस तरह है। और पीतल, मतलब नॉर्मल बैज थे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर, तो उसने बोला कि मैं मार्कोस कोर्स करके आऊँ। तो ये उनसे जुनून आया, उसके बाद आपने सोचा कि अब अपने को भी मार्कोस बनना। अब मुझे मार्कोस बनना है, आई शुड बी डिफरेंट। तो फिर आप गए उधर? फिर मैं गया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने मार्कोस क्लियर। फर्स्ट अटेम्प्ट में? हाँ, मुझे कभी कोई दिक्कत हुई नहीं मार्कोस में। तो कैसे सिलेक्शन होता है और क्या ट्रेनिंग होती है? मतलब पहले आपको एप्टीट्यूड, 4 फेजेस होते हैं ना? फेजेस अलग है, वो वाले अलग हैं। पहले आपको इनिशियल में पहले तो आपको रिकमेंडेशन चाहिए। रिकमेंडेशन के बाद फिर आपका एप्टीट्यूड होगा। एप्टीट्यूड में क्या होता है? रिकमेंडेशन जो आपके अधिकारी ने कर दिया, फिर उसके बाद में आपको एप्टीट्यूड होगा। एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड होगा जो आपको सारी चीज़ें आपकी टेस्ट की जाएंगी। रिटर्न टेस्ट? नहीं, आपका फिजिकल पूरा टेस्ट किया जाएगा। स्विमिंग, जंप वगैरह सब कुछ। 10 मीटर से जंप होगी, और आपका 300 मीटर आपकी स्विमिंग होगी, फ्लोटिंग होगी, और आपकी रनिंग जो 1600 मीटर है वो होगा। पुशअप, सिटअप, रोप, और आपका पुलअप्स वगैरह सारे कुछ उसमें एक ही दिन में करना होता है? हाँ, प्लस आपका शटल रन होगा एक ही दिन में। सब थोड़ी देर का काम है। अच्छा, वो हो जाए, उसी टाइम पे होता रहेगा सब। अच्छा, हाथ के हाथ एक ही बार में स्टार्ट कराएंगे, सब देख कर पाते हैं? एक ही बार में सब कुछ हो जाता है। पहले रन होगा, उसके बाद सारी एक्सरसाइज साथ साथ, उसके बाद रोप, उसके बाद पुलअप्स, उसके बाद फिर आपका स्विमिंग, उसके बाद में फिर आपका जंप। ठीक है। आप एक में भी फेल होगे तो आपका रिकमेंडेशन नहीं है। तो बहुत लोग होते तो 10 मीटर आप चढ़ते हो, सबसे हाईएस्ट पॉइंट रहता है वो स्विमिंग पूल में, और वहाँ से आप नीचे देखते हो तो आपको बॉटम दिखाई देता है और पानी भी दिखाई नहीं देता और जितने भी आसपास बिल्डिंग है उनकी छत वो दिखाई देती है आपको कि अब यहाँ से कूदना है। तो वहाँ से आप सीधा नीचे पानी में जाते हो। 10 मीटर का वो रहता है, तो बहुत लोग वहीं से रिजेक्ट हो जाते हैं 10 मीटर पे।
कूद नहीं पाते, कूद नहीं पाते बहुत लोग, क्योंकि डर लगता है कि डर लगता है। 33 फीट है पीरा। आपको लगा कभी डर? नहीं, सीधा कूद जाता था, सोचना ही नहीं है भाई, नीचे देखना ही नहीं है। हाथ ऊपर किया, जय हिंद। नीचे देखोगे तो क्या होगा, छाती लगेगी आपकी, छाती लगेगी तो छाती में आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा। तो आपको पैर को बिल्कुल सीधा रखना है और हाथों को बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर या फिर नीचे रखना है। थोड़ा सा भी हाथ आपका हल्का सा भी खुला तो पूरा लाल हो जाएगा, पानी में लगेगा, बैंग करेगा पूरा, और छाती लगेगी, छाती, सांस नहीं आएगा फिर आपको बहुत देर तक। तो ये हो गया फेज 1। फेज 1 है यहाँ पे। अब क्या होता है फेज 2 में फिर आपका सिलेक्शन होगा, आपके मार्क्स वगैरह डिसाइड किए जाएंगे। फिर वो आपका कोर्स आएगा, सब जितने भी हमारी नेवी की कमांड है उनमें से सबका सिलेक्शन होकर एक कंबाइंड कोर्स आएगा फिर सबके। तो उसमें करीब 150 से 200 लोग भी हो सकते हैं। सारे सब लोग एप्टीट्यूड, तो प्री सिलेक्शन में से जितने लोग एप्टीट्यूड टेस्ट करके आए वो फेज 2 में आ गए। हाँ, उनमें से भी सिलेक्शन है ना, टेस्ट वालों का भी। जिसने अच्छा किया वही आएगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि जिसने एप्टीट्यूड दिया वही आएगा, ऐसा नहीं है। जिसने एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा किया है वही बंदा यहाँ पे। तो ये 150-200 लोग आएंगे। 150-200 लोग आएंगे। तो हमारे में 120 प्लस थे। ठीक है। तो पहले हफ्ते में ही 50 रह गए थे। ये सिलेक्शन वाले पहले हफ्ते में क्या कराते हैं सर? पहले हफ्ते में दबा के रगड़ाया फिर आपका पूरी तरह से, सुबह से शाम तक आपको दबा के फिजिकल सब कुछ कराएंगे पूरा। तो ये हेल वीक किसी टाइम पे होता है? नहीं, हेल वीक तो बहुत बाद में होता है। हेल वीक तो इसका बाप है। अच्छा, ये तो बहुत छोटा है। ये बहुत छोटा। सुबह से शाम तक रगड़ते रहेंगे आपको, जब मन किया तब रगड़। सुबह की रनिंग के साथ साथ में आपको स्विमिंग होगी, चैनल में स्विमिंग है, कोचीन के जो बैक वाटर्स हैं उसमें स्विमिंग है। और फिर कितनी देर स्विमिंग कराते हैं? करीब 1 घंटा स्विमिंग है। और कितना दूर तक? जैसे अब इनिशियली छोटा है तो आपका 2 किलोमीटर के आसपास मान लीजिए। फिर जैसे जैसे आपका 1 हफ्ता हो जाएगा, 1 हफ्ते के बाद फिर आपकी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को बढ़ा देंगे। फिर आपको फिर ब्रिज से जंप होती है, ब्रिज से जंप कराते हैं सीधा बैक। ये ट्रेनिंग में होता है? हाँ, ट्रेनिंग में है। तो बहुत लोग है वो वहाँ से आउट हो जाते हैं। 1 हफ्ता पूरा इसी में जाता है। फाइनल बाद में होता है, 2 हफ्ते जो होगा। अच्छा। फाइनल होगा आपका फ्राइडे सैटरडे को। 13वें 14वें दिन आपका फाइनल टेस्ट होगा। उससे पहले आपका बाकी सारी चीजें चलती रहेंगी, कराते रहेंगे। फाइनल टेस्ट में क्या होता है? फाइनल टेस्ट में वही जो आपका इनिशियली में टेस्ट हुआ था, उसी टेस्ट को दोबारा रिपीट किया जाता है। उसमें कुछ चीजें और ऐड कर दी जाती हैं। जैसे क्या ऐड करते हैं? जैसे आपका जैसे मंकी क्रॉलिंग्स हैं, रोप के ऊपर कई सारे वर्कआउट हैं, वो उसमें ऐड कर दिए जाते हैं। तो वो सब वो आपको नॉर्मल करवाते रहते हैं। मतलब बहुत रगड़ने के बाद आपके लोगों के नकल से खून सब कुछ ज़्यादा बेकार हो जाता है। सब वो जंप कराते हैं नकल्स पे पूरा ऐसी। मतलब आपका दिन कब जाएगा, कब जब आपको खुद पता। सबसे टफ पार्ट क्या होता है इसमें? इसमें सबसे टफ पार्ट होता है 10 मीटर टैंक। 10 मीटर टैंक हाँ। क्या होता है ये 10 मीटर टैंक बना हुआ है डाइविंग स्कूल में, कोचीन में। तो उसमें आपको डाइविंग करना है और उसमें आपको फ्लोटिंग करना है। आपके दोनों कंधे एक सेफ्टी बेल्ट रहती है एक, और एक हाथ में हो, तो आपको दोनों तरफ से रस्सियों से बांध दिया जाता है और रस्सियों को पकड़ लिया जाता है। और आपको दीवार को टच नहीं करना है। फिर उसके बाद कहते हैं कि लाइक ऑन मास्क एंड गो डाउन, ऑन मास्क एंड गो डाउन, नीचे चले जाते हैं। फिर 4 बंदे एक एक करके नीचे आपके पास आएंगे, आपके ही सेट से ब्रीदिंग करेंगे एक एक करके। हम 4 लोग हैं, एक एक करके 10 मीटर नीचे जाना है फिर आपको पानी में। तो 10 मीटर पानी के नीचे जाना है आपको। रस्सी रहती है, रस्सी से फटाफट आपको नीचे जाना है। और वहाँ पर जैसे मैं डाइवर हूँ, मैं टेस्ट दिया मैंने, तो टेस्ट चल रहा है, मतलब एक प्रोसीजर सिखाया जाता है। तो फिर मुझे बोलेंगे ऑन मास्क एंड गो डाउन, ऑन फिंस, तो हम नीचे जाएंगे। नीचे जाके फिर हमारा पहले एक बंदे को भेजा जाएगा जो नीचे देखेंगे कंफर्टेबल है। कम्युनिकेशन होता रहता है, कम्युनिकेशन रहता है माउथ भी उसमें। तो बोला डाइवर ऑल राइट, डाइवर ऑल राइट, ओके वी आर सेंडिंग वन बड्डी। तो बड्डी नीचे जाएगा। तो बड्डी जब वो कंफर्टेबल हो जाएगा ब्रीदिंग एक ही मास्क से, वो निकालेंगे नीचे ही, यहीं पे निकालना है, यहीं पे उसको देना है उसको। तब तक आपको, जब तक वो सांस नहीं लेता तब तक आपको अपनी सांस को होल्ड रखना है। और कितनी, तो ये 4 लोग लेते हैं, कितनी देर तक होता है? करीब करीब ऐसा आधे घंटे तक चलता रहता है ऐसा हमारा पूरा। तो आधे घंटे तक आपको शेयर ही करते रहना, ऊपर नीचे करते रहना, ब्रीदिंग शेयर करनी है, ऊपर नहीं आना। जो अब तो ये दिखाता है कि कंफर्टेबल हो आप पानी में नहीं। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इनसाइड द वाटर, देन यू आर नॉट लायबल टू बिकम ए डाइवर, यू आर नॉट लायबल टू बिकम ए मार्कोस।
तो वहाँ से फिर आपको कंफर्टेबल नहीं हो पाते तो बहुत ये लोग। फर्स्ट 2 हफ्ते में ये फिर उसके बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल सबसे खतरनाक है इसमें। क्या होता है खतरनाक उसमें? मेडिकल में आपके हर एक चीज़ को चेक किया जाता है, सारे जॉइंट्स, सारे एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्रेन, सब कुछ आपका चेक होगा। मार्कोस का जो इसका जो मेडिकल है, इट्स लाइक आपका पायलट का जो पायलट के लिए होता है, सेम आपका डाइविंग के लिए एक एक चीज एक चीज़ आपकी चेक होगी। फिर उसके बाद इसमें रिजेक्ट हो जाते हैं लोग? बहुत लोग निकल जाते हैं। क्या कॉमन रीजंस होते हैं? अलग अलग रीजंस आते हैं उसके, बोन्स के कई सारे रीजन आ जाते हैं कि बोन डेंसिटी कम है, बोन डेंसिटी कम है, या फिर कई अलग अलग रीजंस होते हैं। लंग्स उतना पावरफुल नहीं है, लंग्स में छोटा मोटा एक पार्टिकल्स भी कहीं बाहर आ गया, दिख गया उसमें, जैसे आपका कभी कफ, कभी जुकाम रहा है आपको, या कभी कुछ रहा है ऐसी कोई बीमारी जिसमें लंग्स में आपके कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो वो नहीं लिया। ईयर्स आपके कितने इफेक्टिव हैं, आपके जो जॉ है, जॉ लाइन है, वो कितनी इफेक्टिव है, कितने दांत आपके हैं, तो मास्क आपका पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा ठीक से, आपकी जो देखने की जो क्षमता है वो कितनी है, मतलब साइनस आपके कितना अच्छे काम करते हैं, सारी चीज़ें आपके टेस्ट होंगी पूरी, सारे जॉइंट्स आपके टेस्ट होंगे। तो सब एंड टू एंड टेस्ट होगा मेडिकल टेस्ट होगा। उसके बाद फिर आपको एंट्री मिलेगी मार्को, फिर उसका रिटन टेस्ट भी होगा, फिर आप मार्कोस बन जाते हैं? नहीं, कहाँ बने, तो एप्टीट्यूड पहला पार्ट जो है इनिशियली वाला, वो पहला क्लियर हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद में उसका डाइविंग कोर्स शुरू होगा। ओके, ये तो सिर्फ एक फेज खत्म हुआ। छोटा सा फेज था, मैंने बताया, बहुत मामूली सा फेज था। अच्छा तो इसमें अब 120 लोग आए थे उधर, 120 में सिलेक्ट हो से गए? मुश्किल से 20 लोग बचते हैं। अच्छा, मुश्किल से 20 बचेंगे फिर हम यहाँ। तो 20 लोग डाइविंग करने जाएंगे? 20 लोग डाइविंग करेंगे, उसमें भी कुछ लोगों को समस्या आएगी तो वहाँ से निकल। डाइविंग में क्या क्या सिखाते हैं? डाइविंग में आपको गोताखोरी सिखाते हैं, जैसे मैंने बताया कि लाइक हेलीकॉप्टर से जंप है, डाइविंग है, 35 मीटर की आपको डाइविंग सिखाई जाती है पूरी, उसमें किस तरह से करना है। अलग अलग सेट रहते हैं, अलग अलग मास्क होते हैं, उनके जो सेट हैं उनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, किस किस तरह से कैसे काम करता है। प्लस आपको 200-250 घंटे की आपको मिनिमम डाइविंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर एक आपकी सी डाइव होगी, समुद्र में जाके, मेन ओपन सी में जाके आपकी डाइविंग होगी, वहाँ पर आपको डाइव कराई जाएगी, फिर आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तब जाके आपको एज ए फर्स्ट पार्ट जो है डाइविंग का क्लियर होगा। उसके बाद फिर आप मार्कोस के लिए जाओगे। मार्कोस का पार्ट वहां से शुरू होता है। अभी तक तो मार्कोस का पार्ट ही स्टार्ट नहीं हुआ, शुरू ही नहीं हुआ है मार्कोस। यू आर जस्ट लाइक ए किड। बच्चे को थोड़ा दूध पीना सिखाने, दूध पी लो। और उसमें भी लाइक डाइविंग होता है तो लाइक ऐसा होता है कि रात को एक बार क्या हुआ कि लाइक हमारे एक इंस्ट्रक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि क्लास को 12 बजे इकट्ठा किया। कुछ छोटी मोटी गलती हो ही जाती है, तो गलती होगी किसी से, तो क्या गलती हुई? चलती रहती हैं, इधर उधर मिस हो जाते हैं, कहीं चला गया है, फिर खाना खाने चला गया, कहीं खाना खा, इस तरह से कुछ चीज़ें उनको निकालना होता है, मिस्टेक्स आपकी। और कोई भी है, मैं हूँ या कोई भी है, वो मिस्टेक्स आपकी ढूंढने लगो तो निकलेंगी। हाँ। तो जैसे आपकी बेड शीट नहीं है जी, बेड शीट नहीं लगा रखी थी, आ जाओ सारी क्लास बाहर, या आपने ये नहीं कर रखा था जी, आपका बाथरूम गंदा था जी, तो आप फंस गए, बोला आ जाओ सभी बाहर। एक की गलती है ना, सबकी क्लास लगनी है। फिर उन्होंने एक जो ऑक्सीजन का सिलेंडर देखा आपने, जो हॉस्पिटल्स में रहते हैं, कितना बड़ा होता है वो? हाँ, इतना बड़ा सिलेंडर, उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है, जो मेरी हाइट से बड़ा रहता। तो फिर क्या होता है सिलेंडर के साथ? बोला एक उठा लो सभी। उसका वजन करीब 75 kg का वेट रहता है उसमें। ओके, 75 kg का सिलेंडर रहता है, वो वेट रहता है उसमें। और फिर वो उठा के वो उठाओ अभी, और खड़े रहो अभी। अब खड़े रहो, जब आप थोड़ा बहुत बोला अभी उनके साथ में आप स्क्वाट्स मारो, मतलब एक कंधे पे रखना है आपको बस। अच्छा, इधर रख के और स्क्वाट्स मारो अभी, आधी रात में बीच में ऐसे। हाँ, ऐसे ही। तो फिर उन्होंने कहा कि लाइक मैं देखना हो, तो कमांडो कोर्स कर रहे थे सब, तो उन्होंने कहा कि लाइक आज मैं देखना चाहता हूँ कि इनमें से कौन कौन असली कमांडो है। फाइनल में हम लोग 4 लोग बचे थे। 20 में से वो भी गए 16। 20 में से हम लोग से 4। बोला कि एक लाइक अब बचना कैसे, उन्होंने कि ये जो मुझे बोला कि कमांडो ऐसे होते हैं, कमांडो कुछ भी कहलवाना है। हाँ। उल्टी सीधी चीज़ें कहलवानी है और बोले छूट दो। एक शब्द होता है वहाँ पर कि लाइक मैं कहूँ कि मैं गंडवा हूँ और मैं कमांडो के बनने के लायक नहीं हूँ, और तब मैं आपको छोड़ूंगा। अच्छा,
तो जिसको थक गया उसको ऐसा बोलना पड़ेगा कि वो जो ये शब्द बोलेगा वो ही इधर आएगा। वो सिलेंडर रख सकता है। तो हम 4 लोग बचे थे बस लास्ट में। तो वो बोला और वो बोल जो भी जिसको इजी लगा वो चला गया। जिसको इजी लगा वो चला गया। हमें लगा कि नहीं यार लास्ट तक गिर जाएंगे पर छोड़ेंगे नहीं। मैं कमांडो बनने आया हूँ यहाँ पे मैं गांडू और बनने नहीं आया हूँ। गिर जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन ये जो शब्द है ये जिंदगी में नहीं बोलूंगा मैं। चाहे कुछ भी गर्दन काट सकता है ना, गर्दन काट ले। मारना चाहता है मार दे, 1 सिलेंडर नहीं 2 सिलेंडर दे दो, लेकिन गिर जाएंगे, लेकिन ये शब्द कभी नहीं कहेंगे। ये 4 लोग हम खड़े थे और वो 4 उसके बाद वो करवाता रहा, हम करते रहे, हम करते रहे, करवाओ ना। एंड में जब ये पार हुआ 4 लोग बचे तो कभी एप्रिसिएशन दिया? अप्रिशिएटेड लॉट। फिर क्या? अप्रिशिएटेड लॉट यार। बोला उन्होंने? बोला मेंटल स्ट्रेंथ की बात थी वो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात ही नहीं थी। तो आप चारों फिर अब आगे हुए, ये डाइविंग भी कंप्लीट हो गया? कंप्लीट करके फिर हम मार्कोस कोर्स करने गए। तो मार्कोस कोर्स क्या होता है? वहाँ पे शुरुआत में पहले दिन से आपके कंधे के ऊपर वेट आ जाता है 5 किलो का। मतलब जो भी रनिंग होगी वो 5 किलो वजन के साथ ही होगी। अच्छा, बिना वेट के साथ आपकी कोई रन नहीं होगी। क्या? ताकि जो आपका सिलेक्शन बैग है या जो पिट्ठू बोलते हैं, जिसमें आपकी सारी एसेंशियल्स होते हैं। एसेंशियल नहीं रखते उसमें। 5 किलो वजन रहेगा, रेत रहेगा पूरा। हाँ। नहीं मतलब फ्यूचर के लिए एसेंशियल्स होते हैं जो मिशन के लिए, तो आज से ट्रेनिंग करना स्टार्ट। तो आपको उसी के साथ में सारी ट्रेनिंग होगी। 5 किलो का तैयार? 5 किलो का तैयार है पूरा। अब वहाँ से सुबह रोज दौड़ना है उसके साथ ही? उसके साथ में आपको आपका बड्डी है। उसके साथ ही आपको पुलअप मारना है, उसी के साथ आपको पुशअप मारना, उसी वो आपका सब कुछ हो गया है। लाइक ये आपके दे यूज्ड टू से ये आपका बॉडी का एक हिस्सा है, इसी तरह से इसको ट्रीट करो। ठीक है। तो ये वहाँ से शुरुआत हो जाती है। वहाँ पर फिर जैसे जैसे आपका वजन 5 किलो आया, फिर तो सबकी किसी की कमर छिल जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, तो वहाँ से भी लोग गिव अप करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो डाइविंग ऑलरेडी कर चुके होते हैं, वो ज्वाइन करते हैं। तो 10 लोग और हमें ज्वाइन किए, फिर आके 20 लोग की जगह 30 लोग हो गए। 30 लोग हुए तो फिर आपका फर्स्ट जो फेज था वहाँ पे भी एप्टीट्यूड होता है पूरा। फिर फिजिकल टेस्ट लेंगे तो सारा सब कुछ वहाँ पे क्या है, बीपीटी आ जाएगी। बीपीटी ये वाला जो हम कर रहे थे पीईटी था, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पर बीपीटी आ जाएगा, बैटल ऑब्स्टिकल वाला आ जाएगा। यहाँ पे आपका पूरा बैटल ऑब्स्टिकल आपको करना है। और बीपीटी जो पीईटी थी उसकी डिस्टेंस भी बढ़ जाती है। अच्छा। यहाँ पे नॉर्मल 1600 मीटर नहीं रहता, यहाँ पे 2.5 किलोमीटर का आ जाता है नॉर्मल। इसमें और भी ज़्यादा टेस्ट आ जाते हैं। डाइविंग वाला था उसमें कम थे। यहाँ पर एक बड़ी लंबी लिस्ट है, आपको सब चीज़ें करनी है। यहाँ पे आपको जंप भी करना है, यहाँ पे आपको पुलअप भी करने हैं, यहाँ पे आपको वेट के साथ में सब कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत लोगों को क्रैम्प्स आ जाते हैं। और फिर यहाँ से भी आउट होते हैं। फिर बीच बीच में जो इंस्ट्रक्टर्स हैं वो आपसे पहले 2 हफ्ते में तो आपका टेस्ट ही चलेगा, तो 2 हफ्ते तक आपको तैयार किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका मार्कोस कोर्स उसके बाद शुरू होगा। उसके बाद आपका कोर्स में क्या होता है, थोड़ा सा हर जगह पे तो आपका वेट ही रहेगा, सब कुछ रहेगा। फिर आज पे क्लासेस शुरू हो जाती हैं। क्या क्लासेस होती हैं? जैसे आपका नेविगेशन हो गया, मैन नेविगेशन होगा, मरीन नेविगेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। अलग अलग कम्युनिकेशन के सेट हैं। अब सिखाना चालू करते हैं। अब वहाँ पे वो मॉर्निंग में पीटी सब कुछ होगी। उसके बाद फिर क्लासेस शुरू होंगी मैन। फिर शाम को फिर वही रगड़ा वगड़ा सब कुछ चलेगा। फिर आपके वो चलेंगे, स्पीड मार्च चलेंगे। स्पीड मार्च क्या होता है? स्पीड मार्च होते हैं, आपको 22 किलो 20 किलो का वजन रहेगा आपके कंधों पे, प्लस वेपन रहेगा, बैटल वेट रहेगा 20-22 किलो। और उसके साथ में फिर आपको स्पीड मार्च करना है, 10 किलोमीटर दौड़ना है आपको उसके साथ में स्पीड में। तो जैसे मैंने बताया ना 5 किलो, फिर वो धीरे धीरे वजन बढ़ता रहता है। 5 की जगह 8 होगा, फिर 10 होगा, फिर 12, धीरे धीरे उसको 20 तक लेकर जाते हैं। वो 20 तक लेकर जाएंगे। फिर आपका फाइनल टेस्ट होगा, पहला 10 किलोमीटर का होगा, फिर उसका 20 किलोमीटर का होगा, फिर 30 किलोमीटर का स्पीड मार्च, फिर 40 किलोमीटर का स्पीड मार्च होगा। तो इसमें चलते रहते। बहुत लोगों की डेथ हो जाती है इसमें, बहुत लोग डेथ हो जाती है। यस, डिहाइड्रेशन हो जाता है बहुत लोगों को। तो लोग ट्रेनिंग में ही एक्सपायर हो जाते हैं कई लोग। तो मैं अभी हेल्विक तो बताया नहीं है, तो नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ आपको।
तो ये नॉर्मल अभी तक, ये सब नॉर्मल है। हेल वीक तो लाइक बाप है सब। तो इसके बाद यहाँ तक आए। हाँ। और फिर नेविगेशन में, मरीन नेविगेशन सबसे खतरनाक है। क्या होता है उसमें? आपको मरीन में ना, समुद्र में जाकर मैं नेविगेट करना है सब चीज़ों को। आपको बोट दे देंगे और आपको बता देंगे डायरेक्शन, यहाँ पर एक पॉइंट दे देंगे, यहाँ पहुँचना है आपको सी में गुजर के जाना, सब कुछ करके समुद्र से बोट को तैयार करना, सब कुछ तैयार करना, फिर वो तैयार करके जाना है, वहाँ पर रेड करनी है, एम्बूस करना है, दूसरी टीम को वहाँ पे एम्बूस लगा देंगे आप। और तो बोट दिखनी नहीं चाहिए आपकी। हम बोट में आए थे, लाइक मुंबई अटैक वाला आपने पार्ट देखा, तो दे वन काइंड ऑफ थिंग्स। तो ऐसे कि बिना बोट दिखाए आपको पहुंचना है, आपको पहुंचना है, और फिर वहाँ पे अटैक करना है उस जगह पर। लोग उसमें घूम जाते हैं। हाँ, बहुत लोग घूम जाते हैं। फिर आपका एस्केप विजन होगा। आपकी टीम में से लोग जाते हैं और घूम जाते हैं। उनको ढूंढने का प्रोविजन नहीं रहता है ना, सेफ्टी बुक सब कुछ रहती है, वो रहता है ना आपके पास में, जीपीएस रहता है, प्लस आपका एक साथ में इंस्ट्रक्टर साथ में रहता है हमारे। ओके, तो फिर ये डाइविंग हुई। डाइविंग के बाद अब अगला क्या होता है? मार्कोस वाला पार्ट चला। फिर मार्कोस में सबसे खतरनाक आपका हेल वीक है। हेल वीक में 80 आवर्स का आपका स्लीप डिप्राइव है पूरा। 80 आवर्स तक आप सोते नहीं, सोने नहीं देते आप। 3-3.5 दिन बैंड बच जाती है बॉडी की। बॉडी काम ही नहीं, मतलब ब्रेन ना सुन्न हो जाता है, पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है, पूरी बॉडी सुन्न एकदम। आपको यही पता नहीं आपको कौन मार रहा है, कौन पीट रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता, बस आप चलते रह रहे हो। बस ब्रेन से आपको बॉडी का कनेक्शन खत्म। तो क्या करते हैं 80 घंटे अगर आपको सोने नहीं देते तो करवाते क्या? सारी एक्टिविटीज़ कराएंगे, प्लस उसमें बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ आएंगे। जैसे आपने यूएस नेवी सील्स का देखा, बीम और ये सब चीज़ें, समुद्र में ले जाएंगे, वहाँ से बीच पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराएंगे। बीच के ऊपर ही आपको खाने के लिए भी उतना नहीं देंगे जितना नॉर्मल आप खाते हो, वो भी नहीं मिलेगा आपको, बहुत हल्की डाइट रहेगी। एंडिंग में आपको टेस्ट होता है सबका। 80 घंटे का टेस्ट होता है? 80 घंटे के बाद आपका टेस्ट लेंगे, वही बीपीटी, बैटल ऑब्स्टिकल वाला तो पार्ट है, प्लस आपका नॉर्मल जो पीईटी है वो लिया जाएगा। तो मतलब उसके 80 घंटे के बाद 20 किलो उठा के, हाँ, वो सब टेस्ट होंगे। और उसके बाद फिर आपका पीईटी होगा, उसके बाद आपके पुशअप पुलअप सब कुछ नॉर्मल होगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा। जगह में ही सोने नहीं देते? नहीं, आपका रिटन टेस्ट होगा बैठा कर। 80 घंटे के बाद सब कुछ चलेगा। जो लास्ट दिन होगा, लास्ट दिन में आपके सारे टेस्ट होंगे, बिना सोए। फिर आपका रिटन टेस्ट होगा बिना सोए। हाँ, सब रिटन टेस्ट लिया जाएगा आपका। हाँ। उसमें पूछा जाएगा भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, लिखना है आपको। कि अब तो लिखते नहीं, टिक नहीं करना, लिखना है आपको। आप कितना बहुत डिफिकल्ट हो, कितना डिफिकल्ट होता है? आपको पता ही नहीं रहता पेन कहाँ चल रहा है। आपने लिखा भी है कि नहीं। तो ये आपका वहाँ पे ट्रेनिंग हेल वीक खत्म हुआ, उसके बाद बन गया आप? हाँ। तो कितने लोग स्टार्ट करते हैं और एंड में कितने बनते हैं? हम 13 लोग पास आउट हुए थे बस। तो जो 150-200 आए थे, 120 जो आपके इसमें थे, उसमें 13। और जो आपकी मेन जो चीज़ है ना, जो आपको बहुत एंथुजियाज्म और बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है मार्कोस में, वो है लास्ट दिन का पासिंग आउट। क्या होता है उस दिन? उस दिन आपको अपना अंगूठा काट के खून के साथ में अपनी आपको कसम लेनी होती है, अपना खुद का अंगूठा काटना होता है आपको नाइफ के साथ में। क्या करना होता है, क्या सेरेमनी है ये? एक नाइफ आपके हाथ में रहेगा, नाइफ को आपको ही शार्प करना है। तो आप पत्थर से शार्प करते हो? नहीं, वो देते हैं आपको। अच्छा, शार्प करने के लिए देते हैं सब चीज़ें आपको। शार्प करोगे और जब आपकी पासिंग आउट होगा तो आपकी जो कसम परेड होगी, कसम वाली बात है, आप ऑथ लेते हो। तो उसमें ऑथ में आपका सारी चीज़ें, जो मार्कोस की जो ऑथ है वो ही टोटली डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि उसमें आप जल थल नभ को काउंट करते हो, मतलब तीनों चीज़ों को काउंट करते हो, और आप कहते हो कि अंतिम सांस तक मैं अपने देश की सेवा करूंगा। तीनों में, जल, नभ और थल। मतलब पानी में, आकाश में और जमीन पर। जब तक जीवित हूँ, जब तक लास्ट ब्रीथ है, तब तक मैं टिका रहूंगा, तब तक मैं सेवा करूंगा। और ये कसम आप कैसे लेते हो? कसम नॉर्मल नहीं होती है, कसम आपके खून के साथ में होती है। अपना ब्लड खुद बहाते हो आप। तो आपको चाकू दिया जाता है, खुद काटना होता है आपको। राइट हैंड में चाकू रहेगा, लेफ्ट हैंड का आपको अपना अंगूठा काटना होता है। और फिर काट के आप ऐसे हाँ कर देते, तो खून नीचे टपकता है सब अपना। और तब आप ओथ लेते हो। इट्स लाइक
पेन से मैं कहूँ कि एक अमेजिंग पार्ट मेरी ज़िंदगी का ये रहा कि जब मैंने ऑथ ली तो आई वाज लाइक बेस्ट फीलिंग। यस, बेस्ट फीलिंग। मार्कोस आर द डेडलीस्ट पर्सन इस देश के अंदर, उनसे डेडलीस्ट कोई नहीं। क्योंकि मार्कोस इकलौते होते हैं ना जो Yes, तीनों जगह पे लड़ सकते हैं। तीनों जगह लड़ने की कैपेबिलिटी उनको बनाया जाता है, उनको इस तरह से बहुत ताकत लगती है बनाने में। तो आप पैरा ट्रूपिंग भी कर सकते हो। यस, आई डिड। आप मैं अब मुझे जमीन पे बोलो भी लड़ क्या सकते करना हो, है, क्या पानी में भी करना कर है। सकते हो। दे आर डेडलीस्ट। डेडलीस्ट। इनफैक्ट नेवी आर्मीज का जब आप गूगल करते हो और ढूंढते हो कि वर्ल्ड की डेडलीस्ट नेवी आर्मीज, उसमें मार्कोस नंबर 1 Yes, आता है, yes. यूएस नेवी सील सेकंड आती यस है। यस यस। ऐसा हम क्या करते हैं जो हम सबसे बेहतर, मेंटल टफनेस बहुत ज़्यादा अच्छी है हमारे लोगों तो हम वर्ल्ड में सबसे बेस्ट है। की। मेंटल टफनेस, फिजिकल की बात नहीं कर रहा, फिजिकल में कोई भी अच्छा हो सकता है। फिजिकल में हम बात करें लाइक ओलंपिक में सबसे अच्छे मेडल यूएस के ही हैं फिजिकल में अगर बात करें, लेकिन मेंटली हम जो देश की सेवा करते हैं, माँ समझ कर सेवा करते हैं, मातृभूमि से समझ कर सेवा करते हैं। हम माँ को बाद में रखते हैं, मातृभूमि को सबसे पहले रखते हैं। माँ बाद में है जिसने जन्म दिया, जन्मभूमि सबसे पहले हमारे लिए, वही चीज़ है हमारे लिए, जल थल और नभ, तो ये हमारे जन्म तो ये अपने को डिफरेंट करता है बाकी सबसे। सबसे पूरे वर्ल्ड वाइड हमको जो चीज़ डिफरेंट करती है वो यही चीज़ करती है कि हम अपनी मातृभूमि की सेवा करते हैं। अंडर वाटर वेपन्स खराब नहीं होते? अंडर वाटर वेपन राइफल्स अलग आती हैं। क्योंकि मैंने देखा है वीडियोस में उससे बाहर नहीं, वो खराब एक कभी खराब नहीं होती है, एक बहुत बेहतर काम करती है। AK-47 पानी के नीचे हम लेकर जाते हैं उसको, लेकिन वो चलाते तो हम पानी के ऊपर ही है उसको, इसीलिए पानी नीचे चलती है गन्स? एक शॉट फायर होगा बस आपका, दोबारा नहीं होगा। ओके, क्यों ऐसे? फिर पानी भर जाता है पूरे उसमें तो वो ठंडा हो जाता है ना, दोबारा जो रिकॉयल होगा वो वापस ठीक से नहीं जाएगा। एक जो चैम्बर में राउंड है और जो पीछे है, वो पहली गोली तो चल जाएगी, सेकंड बुलेट नहीं चलेगी क्योंकि वो वापस नहीं जाएगा, फोर्स इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। वो प्लस जो गैस है वो गैस वहीं पे ठंडी हो जाएगी, तो गैस सिस्टम है वो, तो गैस सिस्टम से वापस रिकॉयल होता है, तो गैस तो वहीं पे ठंडी हो जाएगी। वहीं ठंडी हो जाएगी। एंड पानी के अंडर वाटर जब आप रहते हो, पानी के अंदर गन्स आती हैं, दूसरी गन्स जो चलती है पानी, वो चलती हैं, वो डिफरेंट रहती हैं, उतनी इफेक्टिव नहीं रहती हैं गन्स नीचे। और एम करना इजी होता है पानी के अंदर? पानी के अंदर एम करना आसान नहीं है। नहीं है? नहीं, पानी के अंदर आप गोली किसी को मार ही नहीं सकते एक्चुअली में ज़्यादा। क्यों ऐसे? क्योंकि पानी ऑटोमेटिकली जो पानी है वो ठंडा है, और गोली गर्म, जो बुलेट ट्रेवल कैसे करती है, तो हीट है, तो हीट उसकी जैसी निकलेगी वो मुश्किल से 10 से 15 मीटर नहीं जाएगी, ज़्यादा दूर तक पहुंच ही नहीं पाती। हाँ, तो इसलिए और प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, वाटर रेजिस्टेंस है, नहीं इधर उधर हो जाएगी, एम नहीं हो पाता। तो इसलिए हमें वो सब चीज़ें गन्स वगैरह नहीं दी जाती हैं, थोड़ी बोलो उसमें कुछ है नहीं। किसी के पास कोई वर्ल्ड में आर्मी है जिनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग गन्स है वो अंडर वाटर? नहीं, अंडर वाटर किसी के नहीं काम करेगी, सबको भारी करना। अंडर वाटर काम नहीं कर, अंडर वाटर आपकी माइंस काम करती हैं। क्या काम करती है? माइंस क्या होती है? जो आपकी एक्सप्लोजिव्स होते हैं वो काम करते हैं, टाइमर के साथ में काम करते हैं वो पूरे। तो वो नीचे जमीन पे लगा देते हैं और नहीं, अलग अलग रहते हैं, पानी बीच में छोड़ सकते हैं। सेंसर वाले भी रहते हैं, पानी के नीचे उसको डेप्थ के हिसाब से उसको सेट कर देते हैं। ओके, मेरे को एक बताओ कि सारे वेपन आपके ओवरऑल गियर्स क्या होते हैं? अलग अलग जगह के लिए अलग अलग वेपन्स। जैसे पानी में जाकर पानी में तो हमको अटैक करने के लिए माइंस होगी, हमने 4 माइंस बांध ली अपने साथ कि हमें जाके माइंस पे इस तरह से शिप को उड़ाना है, तो हम माइंस लगा देंगे। फिर ऊपर सर्वाइव करने के लिए आपको वेपन चाहिए। तो क्या क्या गेयर्स होते हैं? मुझे सारे गेयर्स बताओ। एक जैसे आपके पास आपके ऊपर एक यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म के बाद अब क्या क्या और लगता है? घड़ी होती है, गेज होता है, क्या होता है? अगर हम अंडर वाटर जा रहे हैं तो आपका एक ऑक्सीजन सेट रहेगा, ऑक्सीजन वाला सेट रहेगा, क्योंकि आपकी ब्रीदिंग ऊपर नहीं आनी चाहिए, बबल्स ऊपर नहीं आने चाहिए। तो उसमें ऑक्सीजन में कितने घंटे की ऑक्सीजन? कम से कम 5 घंटे आप रह सकते हो पानी के नीचे आराम से। ठीक है, तो ऑक्सीजन आपका सेट होता है तो 5 घंटे का? 5 घंटे आराम से उसको आप चला सकते हो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। और क्या होता है? आपका डेप्थ गेज रहेगा, कंपास रहेगा पानी के नीचे पूरा, कि कितनी डेप्थ है, कितनी डेप्थ आपको मेंटेन करने के चलनी है पानी के नीचे, क्योंकि आप ज़्यादा नीचे चलेगा तो ऑक्सीजन पॉइजनस हो जाती है। 11वें 10 मीटर के बाद ऑक्सीजन पॉइजनस हो जाती है, तो उसके नीचे जा नहीं सकते। उसके नीचे नहीं जा सकते आप ऑक्सीजन को लेकर, प्योर ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल नहीं। तो कितनी डेप्थ तक जा सकते हो आप? अलग अलग सेट होते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सर है, तो उसमें हम 75 मीटर तक हम लोग जाते हैं। तो वो सबसे हाईएस्ट है, उससे नीचे कोई जा नहीं सकता? उससे नीचे भी है,
नाइट्रोजन को बदल के हीलियम ले लेते हैं हम लोग पूरा। तो हीलियम के बाद फिर आप 100 मीटर और 200 मीटर 250 मीटर आराम से जा सकते हो। तो 250 मीटर पानी के नीचे भी मिशन होते हैं? हाँ, इतनी नीचे कौन से टाइप के मिशन होते हैं, क्यों करते हैं ये? जैसे आपका कोई हेलीकॉप्टर गिर गया, फिर आपका एयरक्राफ्ट गिर गया, तो उसको ढूंढने के लिए। उसको जाकर निकालना, वो कौन करना, सब कुछ करना। 300 मीटर 350 मीटर भी हमारे लोगों ने टच किया है। कितना टाइम लगता है 300 मीटर जाने में? 300 मीटर में कम से कम आपका 12 से 15 दिन लगेंगे आपको जाने में। नीचे ऐसा नहीं जा सकते ना डायरेक्टली और चले गए वाली बात नहीं है, उसमें आपको दिक्कत होगी। नीचे जाकर आपको मिशन पूरा करना है, उसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। तो फिर आपको 1 से 1.5 हफ्ते का जो है प्रॉपर आपको प्रेशराइज धीरे धीरे किया जाएगा। क्या दिक्कत होती है? जैसे कंप्रेशन चैम्बर रहेगा, कंप्रेशन चैम्बर में आपको प्रेशराइज किया जाएगा धीरे धीरे। एक साथ अगर आपने 350 मीटर है तो 36 बार आपके ऊपर प्रेशर आ गया। 36 बार मतलब? जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 36 बार आपके ऊपर आ गया। अभी आपके पास में कितना है? अभी 1 बार प्रेशर है आपके ऊपर। 1 बार में आपकी हालत है, जब पानी के नीचे जाओगे तो आपका सब कुछ बदल जाता है। 10 मीटर, जैसे 10 मीटर क्रॉस करेंगे हमारा साउंड चेंज हो जाता है, पूरा साउंड चेंज हो जाएगा। और उससे जैसे जैसे नीचे जाओगे तो आपको कई सारी बीमारी होने के भी चांसेस हो जाते हैं। जैसे आपके प्रेशराइज कर रहे हैं तो प्रेशराइज करने से क्या होगा, जो हीलियम है या फिर नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन सिर्फ अभी तो आप ब्रीथ ले रहे हो, लंग्स तक जा रही है, लंग्स तक। अब वो ऑक्सीजन धीरे धीरे या हीलियम आपके पहले मसल्स को पेनिट्रेट करेगी, स्किन को पेनिट्रेट करेगी, फिर आपके मसल्स को पेनिट्रेट करेगी, फिर आपकी बोन्स को पेनिट्रेट करेगी। सो तो धीरे धीरे आपको हर चीज़ को ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन होगी फिर आपकी। क्या डिफिकल्टीज आती हैं और नीचे ना? एक तो दिक्कत नहीं है, मतलब धीरे धीरे आपको प्रेशराइज करके नीचे लेकर जाए। हाँ, लेकिन अंडर वाटर अगर 300 मीटर पे अगर आप हो या इतनी डेप्थ पे हो, तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है 10 मीटर से 50 मीटर 100 मीटर 200 मीटर, क्या खराब होता है? खाना चेंज हो जाएगा। खाना उतना हैवी नहीं ले सकते आप। खाना बहुत लाइट रहेगा। क्या खाते हो फिर ऐसे मिशंस पे जब 10 दिन पानी में रहना है? लिक्विड रहेगा ज़्यादातर, पूरा लिक्विड, जूस वगैरह ये सब चीज़ें बस। ज़्यादा आप अंदर डरना, टॉयलेट ज़्यादा कुछ कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते ज़्यादा कुछ। आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेंगी, अंदर ही रहना है चैम्बर, कंप्रेशन चैम्बर में आपको। फिर वो धीरे धीरे आपको लेकर जाएंगे नीचे, फिर धीरे धीरे आपको लेकर आएंगे। नहीं तो आपकी बॉडी फट सकती है। अगर आपको 36 बार का प्रेशर मैं दूँ या फिर 30 बार का प्रेशर आपकी बॉडी को दूँ तो बॉडी का क्या होगा? फट जाएगी पूरी। तो ऐसे मिशंस करते हैं। कितने दिन तक मैक्सिमम पानी में रहना पड़ता है कभी कभी मिशन? पानी में नहीं रहते वो। ओके। वो चैम्बर, कंप्रेशन चैम्बर है। तो एक चैम्बर जाता है नीचे, पूरा चैम्बर रहता है, वो शिप में ही चैम्बर है, शिप में ही रहेगा, आप उसके अंदर बैठे हो। मिशन 1 दिन का ही होगा। ओके। आपको बैल में लेकर जाएंगे, फिर आपको बैल में शिफ्ट करेंगे। बैल का प्रेशर भी उतना ही रहेगा। बैल टच होगी, बैल को अटैच करेंगे, फिर अंदर का गेट खुलेगा, फिर आप अंदर से बैल में जाओगे। बैल फिर धीरे धीरे नीचे जाएगी। उस बैल में आपको बैठे रहना है। उस बैल प्लस सब कुछ तैयार रहेगा आपका, आप जाना है, वो नीचे काम करता है। फिर बैल खुलेगी, आपको बाहर निकलना, बैल में जाना, फिर नीचे जिस डेप्थ पे आपको जाना है उस डेप्थ पे आपको रोक दिया जाएगा, आपको कम्युनिकेट करके बता दिया जाएगा इतने मीटर पे ये है, ऐसे ऐसे। फिर आप नीचे जाओगे, फिर आप अपना काम करोगे। जितने सीमें केबल बिछे हुए, यही तो प्रोसीजर है। समुद्र में आपको कम्युनिकेशन में आप एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, सैटेलाइट का कमाल नहीं है ये। इट्स बिकॉज ऑफ सी में पूरा लाइन बिछी हुई है, केबल्स बिछे हुए हैं। तो केबल्स पे काम कौन? वो डाइवर तो करते हैं, गोताखोरी है। पर अगर कभी आप नीचे गए, कई लोगों की डेथ हुई है ऐसे। मेरे साथ मैं इस शॉर्ट रहते हैं, शॉर्ट रोप होते हैं, मैं शॉर्ट रोप पे डाइविंग कर रहा हूँ, एक बंदा दूसरी शॉर्ट रोप पे डाइविंग कर रहा है, आउट ऑफ ब्रीथ हो गया और सीधे नीचे से शूट मारा उसने 50 मीटर से। शूट मारा मतलब छोड़ दिया उसने, शूट मारा ऊपर की तरफ सीधा। और लाइन रहती है हमारी, सब बंद ही रहता है, तो फंस गया उधर ही, डेथ हो गई उसके नीचे। कई लोगों के साथ होता है ऐसा। इट्स नॉट नॉर्मल, इट्स अ वेरी रिस्की गेम। और उस रिस्क में हमने कहा ना, जीवन को ऐसे जियो जैसे बिंदास एकदम, लाइफ का कुछ पता है। जब आप शूट मारते हो, शूट मारा उसने सीधा, तो लाइन फंस गई उसकी। तो ये जो केबल्स रोप्स होती है, रोल हो गया वो, मतलब घूम गया उस पे। पर कभी आप 200-300 मीटर से अगर शूट मारते हो तो कितनी देर में ऊपर आ सकते हैं? फट जाओगे ऊपर आते ही। फट जाएंगे? क्यों?
आप आ ही नहीं सकते इतनी आसानी से। जब पानी आपको ऊपर फेंकेगा तो प्रेशर रिलीज होगा बॉडी से, प्रेशर रिलीज होगा तो बैलून देखा आपने, बैलून को पानी के नीचे लेकर जाइए तो क्या होगा, नीचे पिचक जाएगा, और जैसे ऊपर लेकर आओगे तो क्या होगा, ऊपर आएगा, एकदम से जंप मारेगा तो क्या होगा, इतना प्रेशर बॉडी एकदम से झेल नहीं सकती, सीधा फट जाएगी बॉडी। कौन सी बीमारियों के चांसेस होते हैं, क्या डेंजर्स होते हैं पानी के अंदर ज़्यादा रहने में या करने में? पानी के नीचे रहने में ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जैसे आप ज़्यादा डेफ्ट वगैरह होगे तो नाइट्रोजन नर्कोसिस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। क्या होता है नाइट्रोजन नार्कोसिस? जैसे नर्कोसिस का तो मान आप समझ ही गए, नशा। पानी में ऑलरेडी नाइट्रोजन है और जो आप ले रहे हो उसके अंदर भी नाइट्रोजन है, तो आप ज़्यादा पानी के नीचे रहोगे, मतलब डेप्थ 50-60 मीटर पे ज़्यादा देर तक आप रहोगे तो आपको नाइट्रोजन नर्कोसिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो उससे क्या होता है? नशा हो जाता है आपको, मतलब आप कुछ भी कर लोगे, फिर कुछ भी कर लोगे मतलब कुछ भी एक्शन ले सकते हो आप। अब आपके होश में नहीं रहते, आप अपने होश में नहीं हो। बट कभी हुआ है आपके साथ? मैं तो नीचे, मैं तो बेहोश हो गया था पानी में नीचे में, तो एक बार 18 फीट पानी। क्या था ये, कब हुआ? ये हुआ 2007 में मेरे साथ में। कोचीन में मैं डाइविंग कर रहे थे हम लोग, प्रैक्टिस डाइव थी, तो सेट में ब्रीदिंग बैग फट गया था, तो ऑक्सीजन कट ऑफ हो गई, तो नाइट्रोजन ही चलती रही, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन का सेट था दोनों का, तो मिक्स था। तो क्या हुआ कि धीरे 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 नाइट्रोजन कट ऑफ हो, ऑक्सीजन कट ऑफ होगी, प्योर नाइट्रोजन का शिप ब्रीथ गई होगी। जैसे ही प्योर नाइट्रोजन की ब्रीथ गई, वहीं पे फैल गया। हमें खुद नहीं पता आज तक क्या हुआ। उसके बाद मेरा बड्डी था, तो मेरा बड्डी समझ गया कि गया, तो बाहर ले गया, तो मेरा उसने पकड़ा और वो मुझे ऊपर लेकर आया। तो फिर उसने इमरजेंसी पुल्स वगैरह दिए, सारा कुछ किया, तो खींचा खांचा, तो 18 फीट पानी के नीचे थे हम। उसने शूट मारा फिर मुझे लेकर, तो ऊपर आया, तो ऊपर मुझे फिर बाहर निकाला, फिर माउथ पीस वगैरह निकाला, तो कुछ था ही नहीं, जान ही नहीं थी, कुछ था ही नहीं मेरे पास, सब कुछ ख़त्म था। करीब 30 मिनट तक मुझे CPR दिया गया। मुझे नहीं पता उसके बीच में क्या हो रहा। 30 मिनट तक लगातार CPR दिया। हॉस्पिटल नहीं लेके गए, मेरे इंस्ट्रक्टर ने बोला नहीं CPR दो इसको जितना दे सकते हो। मुंह में मेरे ये पूरा खोल कर एक लकड़ी रहती है, लकड़ी डाली और पूरा दांत टूट गया था ऐसे का। इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने मुंह खोला और दवा डाल के यहाँ पे ऑक्सीजन की बोतल घुसेड़ दी, मेरे दांत भी टूट और मुझे CPR देते रहे। तो फिर इतनी देर में मुझे होश नहीं आया, तो फिर एक मेडिकल असिस्टेंट था मोरे करके, वो उनकी स्विमिंग ख़त्म करके वो आए थे, तो उसको बुलाया फिर। तो उसने मेरी कंडीशन देखी, तो शरीर में कुछ था ही नहीं, तो उसको मेरे पेट पर बैठा वो, और उसने हैमरिंग की पूरी, ऐसा ऊपर से उठा के मेरी छाती में मारे उसने। तब मेरा हार्ट काम करना शुरू किया, तब मैंने देखा मोरे जी मेरे ऊपर बैठे हुए। अरे क्या हो गया मोरे सर क्या हो गया, मेरे ऊपर क्यों बैठे हो? मैं तो डाइविंग कर रहा था, मैं तो आई वाज लाइक नहीं बोला, ऐसे हो गया था तुम्हारा। वो कुछ बॉडी नीली पड़नी शुरू हो गई थी, पूरी खत्म हो गया था सब, क्योंकि नाइट्रोजन गई थी सीधी पूरी। तो 30 मिनट्स का CPR मुझे मिला था। मैं बोला ना 6 बार मैंने डेथ को बिल्कुल करीब से देखा है। ये कितना डिफिकल्ट होता होगा एक इंस्ट्रक्टर के लिए वहाँ पे चूज करना कि हॉस्पिटल नहीं भेजना और यहाँ रहना, क्योंकि किसी भी केस पे कभी भी उल्टा हो सकता है। यहाँ रोक दिया तो लोग उन्हें कंप्लेंट करते कि आपने हॉस्पिटल नहीं भेजा, इसीलिए ये हुआ। यहाँ हॉस्पिटल भेज देते तो बोलते कि आपने यही करना था, नहीं तो वहाँ कुछ हो। तो इंस्ट्रक्टर भी सोच चुके थे कि नौकरी गई। उसने सोच लिया था कि नौकरी गई इसके चक्कर में। आज दाग लग जाता है फिर आपको BY बैठती है फिर आपकी, अगर किसी की डेथ होती है तो आप क्या आंसर करोगे? क्या बैठती है? BY बैठती है फिर। BY इज लाइक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके। तो आप इन्वेस्टिगेशन बैठता है, कैसे हुआ, क्या हुआ, पोस्टमार्टम, ये सब चीज़ें होती हैं फिर। तो फिर भी नौकरी पे किसी की दाग लगता ही है, तो बच गया। एक मार्कोस ट्रेंड सोल्जर पानी के अंदर कितनी देर तक रह सकता है? देखिए, एक तो होता है हाइपर वेंटिलेशन की बात कर रहे हो, या फिर आप डाइविंग की बात कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि सांस बंद करके। हाइपोवेंटिलेशन की बात कर रहे हो? सांस बंद करने को हाइपोवेंटिलेशन बोलते हैं। यस, इसको हाइपोवेंटिलेशन कहते हैं। तो सबका अपना अपना है। मेरा 3 मिनट था। 3 मिनट बिना सांस के एक बार पानी में नीचे चले गए, और मैं करीब 50 मीटर प्लस में स्विमिंग कर सकता हूँ। आज भी कर सकता हूँ स्विमिंग। तो सांस बंद कर रही है? यस, एक बार वन गो में 50 मीटर में, अंडर वाटर पर 50 मीटर अभी मारता हूँ मैं।
तो एक बार में जंप करोगे, पानी के नीचे जाना है 50 मीटर, 3 मिनट तक रहोगे, फिर बाहर आओगे। हाँ तो आपको थोड़ा ब्रीथ जो चाहिए। एक का लिम्का बुक में रिकॉर्ड है 5 मिनट का है, पर ज़्यादा देर ब्रीथ को रोकने से आपका जो ब्रेन है वो डेड हो जाता है। और डाइविंग के साथ कितनी देर तक रह सकते हो? सेट बदलते रहते हैं हम लोग, जो 2.5 से 3 घंटे सेट चला, आए फिर दोबारा चले गए। जैसे मैं आई एम द फर्स्ट डाइवर हु डिस्कवर द्वारिका, कृष्ण जी की द्वारिका। वाओ, रियली? आई एम द फर्स्ट ऑफिशियल डाइवर। कैसे, क्या था स्टोरी? मैं ही था सबसे पहले गोताखोरी करने वाला वहाँ पे। ASI की जो टीम थी उसमें हम लोग गए थे यहाँ पे मुंबई से। क्यों गए? वहाँ से बोला गया था कि जाके देख ऊपर से लेटर आया था कि इस तरह से कुछ है वहाँ पर। वो ASI कहती है कि यहाँ पर द्वारिका थी, तो हमें यहाँ से टीम चाहिए। तो CCDT मुंबई और मार्कोस, तो दोनों की टीम गई थी। तो उस टीम में सबसे मैं भी था उस टीम में। ये 2006 और 2007 की बात है, लास्ट दिसंबर जनवरी की बात थी। तो मुझे यहाँ से भेज दिया गया था कि यू आर द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, जाओ आप देख कर आओ। तो हम गए वहाँ पर द्वारिका। आसानी से मिल गया जहाँ पे बताया था वहीं पे? पूरा ढूंढा हमने पूरा। सबसे पहले गोताखोरी करने वाला मैं ही था वहाँ पर, नीचे डाइव करने वाला। कितना नीचे क्या था? करीब 20 मीटर, 15 से 20 मीटर शुरू हुआ है और पूरा। और क्या मिला आपको जहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि यही द्वारका है? पिलर्स थे पूरे, पिलर ब्रिक्स थी बड़ी बड़ी, कब की पत्थर की पूरी ब्रिक्स है। वो वहाँ का पत्थर है नहीं उधर का। गुजरात में ज़्यादा पत्थर नहीं है ना आपने कहा, वो पूरा तो एरिया अलग है। तो वहाँ पे जो अलग टाइप के पत्थर थे वो ब्रिक्स हैं बड़ी बड़ी। मैं तो मेरी हाइट से बड़े बड़े तो ब्रिक्स हैं वहाँ पे। आज मैं तक पूरा लेट जाऊँ जाकर ब्रिक्स पे आराम से। अभी भी है वो पूरा बिखरा हुआ पड़ा है। एक मार्कोस ऑफिसर या मार्कोस सोल्जर ट्रेनिंग खत्म करने के बाद कितने पुशअप्स कर सकते हो आप? पुशअप की देखो इसमें क्या रहता है, अलग अलग एफिशिएंसी। जितना आप पुशअप, जितना 50 मार लो, 60 मार लो, 100 मार लो। आप कितने हाईएस्ट मार सकते हो एक बार? मैंने करीब ऐसे मारे हैं 45 से 50 वन को। वहाँ पर आपको फिजिकल के साथ साथ में मेंटल स्ट्रेंथ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। मेंटली आप कितने स्ट्रांग हो। जैसे हमारे साथ एक बंदा था, तो कोर्स में था, तो सबसे पूछ रहे थे, हाँ तुम मार्कोस क्यों बनना चाहते हो? तो उसने कहा कि सर मैं देश के लिए शहीद होना चाहता हूँ। इंस्ट्रक्टर ने उसको वहीं पर कहा कि तुम अगर शहीद होने के लिए यहाँ पर आए हो तो ये जगह शहीदों के लिए नहीं है, ये वॉरियर्स की जगह है, योद्धाओं की जगह है, शहीदों की नहीं। यहाँ योद्धा बनने आओ, योद्धा बनो, ना कि शहीद होने के। तुम जैसे एनिमी के सामने जाओगे, तुम कहोगे भैया मैं आ गया हूं, मुझे मार दो। नो, जीत हमेशा मार के मिलती है, मर के जीता नहीं जाता। आज तक जितने भी हमने युद्ध जीते हैं वो मार के जीते हैं, मर कर नहीं जीते। तो उनको उसको आउट कर दिया था। डू यू थिंक कभी कोई टेररिस्ट आउटलास्ट कर सकता है या बीट कर सकता है एक मार्को ऑफिसर को? नो, कांट, पॉसिबल ही नहीं है। कोई वेल ट्रेंड कभी कितना भी ट्रेंड हो जाए, चाहे स्पेशल फोर्सेस का ट्रेंड किया हो, बीट नहीं कर सकता। क्यों ऐसे? क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रेंड, बहुत ज़्यादा है, हैवीली ट्रेंड, मतलब बहुत ज़्यादा। पॉसिबल ही नहीं किसी की, पॉसिबल नहीं है। तो फिर 26/11 में क्या हुआ था? 26/11 लोग कहते हैं कि टेररिस्ट अटैक था, लेकिन जो मेरा पूरा अब तक का रिसर्च जो मैंने अब तक बैठ कर किया है चीज़ों को लेकर, वो टेररिस्ट अटैक नहीं था। वो एक तरह का स्पेशल फोर्सेस का अटैक है। जो मोड उनके थे वो एक स्पेशल फोर्सेस की तरह है पूरा। जैसे क्या? मोड ऑफ ऑपरेंडी हम लोग कहते हैं ना, वो बिल्कुल स्पेशल फोर्सेस की तरह थे। जैसे क्या आपको लगा? 3-4 पॉइंट्स बताओ जिसकी वजह से आपको लगा कि टेररिस्ट नहीं, स्पेशल फोर्सेस का काम। कौन सी स्पेशल? ट्रेनिंग उनकी स्पेशल फोर्सेस की थी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो स्पेशल फोर्सेस के थे या वो एसएसजी के थे, स्पेशल सर्विस ग्रुप जो पाकिस्तान का, उसके बंदे थे। नहीं, ये मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट मैं ये कंफर्म हूँ अपनी तरफ से कि ये जो टेररिस्ट अटैक था ये नॉर्मल टेररिस्ट अटैक नहीं था। स्पेशल फोर्सेस जैसे अटैक करती हैं वो उनके द्वारा ट्रेंड किए हुए थे। पूरा का पूरा जो उन्होंने जिस तरह से टारगेट को लिया और जिस तरह से उनको उनके मूवमेंट्स थे, आप देखिए हर जगह पर बड्डी पेयर है, हर जगह पर। कहाँ पर नहीं है बताइए मुझे आप। जो CST पर हमला हुआ कौन कौन थे? 2 थे। नरीमन हाउस कितने थे? 2 थे। ट्राइडेंट में कितने थे? 2 थे। लियोपोल्ड में कितने थे? 2 थे। ताज में कितने थे? पहले 2 गए,
डायरेक्ट पहले 2 गए, फिर 2 जो लियोपोल्ड वाले थे 2 वापस गए, है। तो कितने? ये जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी हमेशा स्पेशल फोर्स यूज करती है 2-2 का बड्डी पेयर का। और बड्डी पेयर कहीं पर भी वर्ल्ड वाइड ना तो नॉर्मल आर्मी यूज करती है और ना ही कोई टेररिस्ट ग्रुप इस तरह से चीज़ों को इस्तेमाल करता है। सो आपने उधर, आपका रोल क्या था उस 26/11 अटैक्स में? क्योंकि आपने 150 लोगों को बचाने में हेल्प करी, आपने इस कंट्री के सबसे रिचेस्ट इंसान को बचाने में हेल्प करी, गौतम अदानी को आपने बचाया, आपने उसके साथ साथ 4 MLAs को और बचाया, MP को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी बचाया, गोधरा के MP भी थे इसमें। तो कैसे बचाया मतलब? एंड गौतम अदानी को आपने कैसे बचाया? मैं जो जिस रूम में छिपे हुए थे उसके बराबर वाले रूम में जो फायरिंग हुई वो मेरे साथ ही हुई। टेररिस्ट के साथ में जो एनकाउंटर हुआ मेरे साथ ही हुआ। ताज में एंटर करने वाला मैं फर्स्ट था अपनी टीम में से, जो हमारी टीम सेकंड आई थी हमारी टीम। ताज में कितने NSG भी था? NSG तो बहुत बाद में आई है, पहले मार्कोस तो उनके आने तक तो सब कुछ खत्म हो चुका था, मेन चीज़ खत्म हो चुकी थी उनके आने तक। तो मार्कोस ने ऑपरेशन किया? मार्कोस का ही। बट NSG का नाम आता है ना सबसे ज़्यादा। तो अब वो तो टेलीविजन है, अब रिपोर्टिंग करते रहिए किसी भी की, आइए रिपोर्टिंग करिए। क्योंकि ब्लैक कैट कमांडोज नाम आता है, एक अलग बात है, ब्लैक कैट्स का अलग बात है। हम तो आर्मी की ड्रेस थी हमारी तो रात में उस दिन, तुम्हारे पास ब्लैक पहनी नहीं। प्लस ये ऑपरेशन हमने बिना डॉक्यूमेंट के किया, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट के, हमारा तो कुछ था ही नहीं। हमारा कैसे आपको, हमारा PMO से ऑर्डर ही नहीं थे किसी तरह के हमारे पास में। तो आप कैसे ऑपरेशन करने चले गए? क्या रक्षा मंत्रालय से कोई ऑर्डर थे हमारे लिए कि जाओ आप ऑपरेट करो? ये तो कोलैबोरेशन था कि एक नज़दीकियाँ थी RR पाटिल जी की और CNC की। तो उन्होंने CNC को फ़ोन किया कि भाई मार्कोस को भेजिए, तब तक NSG ऐसे फंसी हुई है, NSG आएगी तब तक तो हम लुट चुके होंगे, बर्बाद हो चुके होंगे, और ये तो मुंबई को ख़त्म कर देंगे ऐसे। तो फिर जो CNC थे उस समय पे, बेदी जी, उन्होंने फिर मार्कोस को ऑपरेट करने का आदेश दिया। बोले जाओ कुछ भी हो देख लूँगा मैं, करो। हाँ, विदाउट एनी परमिशन। तो गवर्नमेंट ने कोई एक्शन ही नहीं लिया उस समय पे, कोई एक्शन नहीं था गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं। मेरे को एक स्टेप सब बताओ कि अटैक हुआ। अटैक पहले तो अटैक कैसे हुए? मार्कोस को पता नहीं चला? पता चला गया था हमको, तो पता चल गया था पहले। हमारी टीम जा चुकी कहीं पे तो हमारे सिस्टम में इंटेलिजेंस में फॉल्ट आया होगा, तभी वो पानी से इतना खुला आके अटैक कर गया। तब एक्सरसाइज चल रही थी नेवी की, कोस्ट गार्ड की, आर्मी की और गुजरात पुलिस की। एक एक्सरसाइज चल रही थी जिसका नाम है DGX। क्या था? ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एक एक्सरसाइज होती है। तो पूरे गुजरात में एक्सरसाइज चल रही थी, सो सब बिजी थे उसी में। ये इंफॉर्मेशन उनको थी, ये अटैक 3 महीने पहले होने वाला था, पर ये डिले हुआ कि बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज। ये किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं लिखा है कहीं पर। किसी को पूछने का मतलब क्या है, किसी को मतलब नहीं है यहाँ पर। तो ये किसी इनसाइडर ने लीक करी इन्फॉर्मेशन। सब जगह पे होते हैं, हमारे भी हैं, पाकिस्तान में नहीं है क्या? हमारे अमेरिका में नहीं, हमारे भी हैं, चाइना में नहीं है, अलग अलग कंट्रीज में सबके स्पाइस होते हैं, स्पाई हैं, रॉ हैं हमारे यहाँ पे, उनके भी ISI है, तो सब जगह पे उनके इन्फॉर्मर हैं, सब जगह पे चीज़ें। ठीक है, तो उधर से ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई। यस। फिर टेररिस्ट अंदर आए, तो फिर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली। इन्फॉर्मेशन हमारी तो ऑलरेडी, जब ऐसे ही हुआ, अटैक हुआ, कुछ हुआ, तो हमारी 2 टीम ऑलरेडी मूव कर चुकी थी। बट डोंट यू थिंक हमारे लिए फेलियर है ये? बिल्कुल हमारा फेलियर नहीं है ये, नहीं मतलब ये गवर्नमेंट का फेलियर है। हम अपना फेलियर कैसे मान सकते किसी चीज़? क्योंकि मतलब अगर हमारी आर्मी एक एक्सरसाइज की वजह से इतनी बिजी हो गई कि पूरा पैसेज खुला छोड़ दिया। होता है ना, एक्सरसाइज चल रही है तो उसमें आप सब मैक्सिमम लोग बिजी हैं उसी में, एक्सरसाइज में। बट कुछ तो कहीं पे भी डिप्लॉय होंगे, तो एक्सरसाइज में बिजी है ना सब, सारी सबमरीन बिजी हैं, सारे शिप बिजी हैं। विराट भी बिजी था, विराट पे हम लोग थे। पर डोंट यू थिंक कि ये गलत है कि सबको एक साथ बिजी नहीं रखना चाहिए? एक्चुअली क्या है, इंटेलिजेंस पहले अलग अलग काम करती थी, सब अलग अलग थी, अपना बोरिया बिस्तरा अलग अलग रखे हुए थे, अपनी ढपली अपना राग था पहले। नेवी की इंटेलिजेंस अलग काम करेगी, स्टेट की अलग काम करेगी, सेंटर की अलग काम करेगी, आर्मी इंटेलिजेंस अलग काम करेगी, तो सबका कोलैबोरेशन था ही नहीं, सब अपनी ढपली अपना राग, वी आर द बेस्ट। कोई आपस में कोई साझेदारी नहीं थी, आपस में कोई भी एक दूसरे को रिपोर्ट साझा ही नहीं कर रहा था। अब करते?
बना दिया ना NIA वगैरह सब हो गया, NIA के अंडर में ले लिया सबको कि सब एक सामूहिक चीज़ें करो एक साथ। तो ये सब अलग अलग थे, इसकी वजह सब से इसकी हम वजह से फेल हुए। इस प्लस जो यहाँ पर जो रिपोर्ट करके गया पूरा का पूरे मुंबई का जो मैप बनाया पूरा, हेडली जो था पूरा यहाँ पे रैकी करके गया, वो 1-2 बार नहीं आया, कई बार आया वो होटल ताज में कई बार आया, प्लस ट्राइडेंट में रुका वो, नरीमन हाउस गया, आपके जो हमारा मंदिर है कौन सा सबसे फेमस मंदिर मुंबई में, सिद्धिविनायक भी गया वो। सिद्धिविनायक में थोड़ी एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी, किसकी, सिक्योरिटी की, तो इसलिए उसने मना कर दिया कि यहाँ पर ठीक नहीं है अटैक, यहाँ फंस जाओगे। और उसने मुंबई पुलिस को पूरा रीड किया बैठकर कि इनके पास कौन सा वेपन है और कौन सी फोर्स यहाँ पे कितने पास है, क्या है, वो सारा कुछ उसने इंटेलिजेंट यहाँ पे गैदर किया, वो वहाँ पर लेकर गया। और एक एक्सरसाइज हो रही थी, तो सब एक्सरसाइज ही समझ रहे हैं सब। जो मुंबई में जहाँ पे वो मच्छी मार्केट के पीछे उतरे, वो भी एक्सरसाइज ही समझ रहे थे उसको। एक्सरसाइज है, यस, चलती रहती है एक्सरसाइज, अब तो चलती है भाई एक्सरसाइज। तो किसी ने पूछा भी हो तो ना एक्सरसाइज, और फिर बंदर आ गए, ऐसा बंदर आ गए पूरे। तो फिर जब आप पहुंचे उधर, तो एक तो बिना ऑर्डर्स के आप लोग गए, हाँ, आपने ऑपरेट करना अपने मन से स्टार्ट कर दिया। हाँ, कि हमें करना ही है ना, हमारे ब्लाइंड है, एकदम ब्लाइंड है हम तो, बिल्कुल सब कुछ नहीं है। हमने पूछा वहाँ पे भाई ब्लूप्रिंट कुछ तो होगा, मैपिंग कुछ तो हो, ब्लूप्रिंट होगा, रूम है कैसा रूम है, दरवाजा किधर से है, कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं पता हमको। तो आप लोग क्या कोई होटल का मैप, ब्लूप्रिंट, नथिंग। और ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर सेकंड एक डेड बॉडी गिर रही थी, एवरी सेकंड एक इंसान मर रहा था वहाँ पे। तो फिर कैसे ऑपरेट किया, क्या किया आपने? पहले हमारी टीम मूव कर रही थी, जितना भी पहले हमारा था कि होटल को खाली कराओ, टेररिस्ट को मारना हमारा सेकंड प्रायोरिटी बन गई। पहली प्रायोरिटी थी होटल को खाली करो, कहीं हॉस्टेज सिचुएशन ना बन जाए। हॉस्टेज सिचुएशन बन गई तो फिर हमारी हाथ से ना बाजी जल्दी निकल जाएगी। हॉस्टेज सिचुएशन नहीं बनी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें बीट कर पाए, क्योंकि लोग फंसा के उन्होंने ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी। तो फिर हम ज़्यादा लोग फंस गए तो 2-4 की तो हम देख लेंगे, लेकिन ज़्यादा लोगों को अगर उन्होंने हॉस्टेज बना लिया तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मौका उनको मिला। एक हमारे पत्रकार महोदय हैं, उन्होंने लाइव एक MP से बात की जो साउथ के MP हैं, उनसे उन्होंने फ़ोन पे टेलीफोनिकली बात की। तो उन्होंने बताया कि 100 से ज़्यादा लोग हम यहाँ पे चैम्बर हॉल में फंसे हुए, लोकेशन भी बताई, और ये लाइव चला दिया उन्होंने। लाइव चल रहा था। तो उनके हैंडलर थे, उन्होंने सुन लिया कि भाई तुम पहले से ही डैमेज तो कर चुके हो, मुंबई के जो टॉप पुलिस ऑफिशियल हैं उनको तो तुम ढेर कर चुके हो, अब तुम्हें मौका मिला है हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज जो हैं वो फंसी हुई हैं। 3 शादी के गेस्ट फंसे हुए थे और हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज हैं, बॉलीवुड वाले भी लोग थे कुछ, मुंबई जो महाराष्ट्र उसके ब्यूरोक्रेट्स भी फंसे हुए थे, अकेले नहीं थे वो, MPs भी थे, यस, जर्मन सीनेटर भी थे उसमें, अमेरिकन्स भी थे, अफ्रीकन भी थे। बात यहाँ पे फंस गई। उन्होंने सीधा बोला उनको कि उनको छोड़ो, ओल्ड हेरिटेज को छोड़ो, नहीं तो डोम को गिराने वाले थे। डोम पे फोकस कर लिया था उन्होंने पूरा, डोम को गिराना मकसद बन गया था उनको। डोम गिरना मतलब भारत का गिरना, ताज का गिरना मतलब भारत का गिरना। उन्होंने उसको टारगेट बना लिया डोम को। उन्होंने फिर डोम को छोड़ा और वो दूसरे जो टारगेट था हॉस्टेज बनाने के लिए, उनके जैसे फ़ोन आया, उनका सैटेलाइट फ़ोन था, चले गए उधर ढूंढने गए। फिर उसी समय फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसे 100 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं और उनको निकाल के लाना है। तो जो हमारी टीम गठित हुई, इसमें सबसे फिर आगे फिर मैं बना पॉइंट मैन। तो मेरे आगे वो सिक्योरिटी मैनेजर सुनील कुडियादी, बड़ा डेयरिंग बंदा है सच में, आई अप्रिशिएट हिज ब्रेवरी। तो फिर हम सीढ़ियों से होते हुए गए, फिर फर्स्ट फ्लोर पे कुछ इनके ऑफिस थे, उसमें कुछ लोग फंसे हुए थे, वहाँ से निकाला। फिर हम सेकंड फ्लोर पे पहुँचे। तो जब सेकंड फ्लोर पे पहुँचे हैं तब हमें थोड़ी सी सिचुएशन क्रिटिकल लगी। दरवाज़ा बंद था, हाफ शीशे का और हाफ लकड़ी का था, उसमें से कुछ अफ्रीकन और अमेरिकन कुछ थे, अफ्रीकन ही थे मैक्सिमम। तो उधर से आ रहे थे, तो मैंने दरवाज़ा नॉक किया, तो वहाँ की दरवाज़ा खोलो, हम आपको रेस्क्यू करने के लिए, आई कार्ड दिखाया प्रॉपर है जिससे। तो उनसे वो दरवाज़ा खुला नहीं, वो ऊपर से लॉक कर दिया था वो दरवाज़ा उन्होंने।
जो ताज वाले थे। लेकिन टेररिस्ट के लिए क्या था, शीशा ही तो था, गोली मार के टूट जाता। लेकिन बाद में जो सीसीटीवी फुटेज से पता चला, वो पता चला हमारे आने से 1 मिनट या 30 सेकंड पहले वो वहाँ पे पहुँचे और हमारी आवाज़ उन्होंने सुन ली। तो वो पीछे वाले जो रूम खाली था उसके अंदर जाके छिप गए। और फिर हम जैसे हो गया, वो दरवाज़ा खुला नहीं, तो मेरे जो टीम लीडर थे, मेरे पीछे मेरे जो बड्डी थे अधिकारी, उन्होंने कहा कि इनको रहने दो, सेफ है ये वाले रूम में देखो, इस रूम में कुछ लोग फंसे हुए तो इनको निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने उस दरवाजे में एंट्री की, दरवाज़ा खोला, एंट्री की। तो फिर जो टीम लीडर थे हमारे, उन्होंने कहा कि रुको, हम 4 ही लोग हैं और 4 लेकर आता हूँ, पूरी टीम लेकर आता हूँ मैं, और तब तक तुम यहीं पे वेट करो। तो हम वहीं पे खड़े हो गए दरवाजे पे उसके, 4 लोग। हाँ, 3 लोग बचे ना, 3 और सिक्योरिटी मैनेजर, वो खड़े रहे। वो फिर आए, फिर उन्होंने मेरे शोल्डर पे टैप किया कि एंट्री करो। तो वही अपनी कमांडो वाली, मार्कोस वाली एंट्री हमने की। अंदर जाते रहे। तो मैंने पूछा सिक्योरिटी मैनेजर से, पीछे था, तो मैंने कहा लाइट ऑफ थी पूरी उसकी रूम की, और हम जो एलवे में थे, जो लॉबी है उसमें पूरी रोशनी है। अब मैं अंधेरे में जा रहा हूँ तो मैं खुद ब्लैंक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता उसमें क्या हो रहा है। मैं चलता जा रहा हूँ आगे, लेफ्ट साइड में मेरी दीवार आ गई, तो मैं चल रहा हूँ, दीवार पकड़ो। मैंने पूछा कि स्विच किधर है इसके, तो उसने कहा कि यहीं होंगे, आ गई हैं। हमने ठीक है, आ गए। हम चलते रहे आगे, ऊपर नीचे करते। तब तक क्या हुआ, 10 से 12 कदम मेरे अंदर पड़े होंगे और मुझे 2 AK-47 की सेफ्टी जो कैच होता है उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे गई। क्लियर साउंड थे 2। तो मैं समझ गया कि 2 AK-47 वाला 2 टेररिस्ट कंफर्म आए हैं यहाँ पर। और इसका मतलब है कि उन्होंने पहले सिंगल में वेपन किया हुआ है, अब उन्होंने बर्स्ट में उसको डाल दिया। हम भी टिक गए। मैंने कहा कि वहीं पे टिका मैं, और एक चेयर थी वहाँ पे, चेयर का जो एज रहता है पीछे वाला ऐसा, उसके यहाँ पर मैंने ले लिया उसको और तान दी मैंने अपनी AK उनकी तरफ, ट्रिगर पे उंगली ले ली, बैठ गया उधर ही, वेट कर रहा हूँ कोई मूवमेंट हो बस उनकी। अंधेरे में हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो मेरा ये था कि मुश्किल से 10 सेकंड अगर मैं बैठ गया यहाँ पर तो मुझे सब कुछ दिखाई देने लगेगा। 10 सेकंड मुझे टिकना था बस। तब तक उन्होंने उधर से फायर खोल दिया उन्होंने, और मेरी भी ट्रिगर पे उंगली थी। जैसे मुझे फ्लैश दिखाई दिया, मैंने भी ट्रिगर दबा दिया। तो मुझे मेरा याद है कि 3-4 गोली मेरी चली, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं मुझे उसके बाद का, ब्लैंक एकदम। उसके बाद जब गर्दन पे गरम गरम खून लगा, बहना शुरू हुआ, तब मुझे होश आया। ओहो, बच गए, हेडशॉट है। क्या हुआ उसके? बच गए, हेडशॉट था, जिंदा हूँ, भगवान को थैंक यू बोला। और दर्द इतना ज़्यादा था कि अनबियरेबल कहें हम लोग, बहुत बुरी तरह का दर्द। यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करूँ तो सहन नहीं कर सकता कोई उस दर्द को, इतनी जलन। तो सर पे लगी आपकी गोली? हाँ, पूरा। तो मैंने कारपेट जो था ना, उस दर्द को ना कारपेट में शिफ्ट किया, पूरा दबा दिया पूरा एक हाथ को। अब मैं साउंड नहीं कर सकता। मेरा एक साउंड मतलब नेक्स्ट पल मेरी जो है डेथ है, नेक्स्ट मोमेंट पे ही। और वहां पे ज्यादा देर नहीं रुक सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे गिरते हुए देखा है। वो मेरा वेट कर रहे हैं बस। अगर ये नहीं खड़ा हुआ तो एक कंफर्म शॉट लेंगे। कंफर्म शॉट कहाँ पे आएगा? या तो हेड आएगा या चेस्ट आएगी। चेस्ट पे जो जैकेट है उस पे मारेंगे, चेस्ट पे तो लेंगे नहीं। तो हेड शॉट है, क्योंकि हेलमेट था ही नहीं। हेलमेट नहीं था, बुलेट प्रूफ जो पहनी थी वो AK-47 की गोली रोक नहीं सकती थी। कम्युनिकेशन सेट नहीं था, वेपन एप्रोप्रिएट नहीं था। AK की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन AK थी उस दिन। हमें प्रॉपर वेपन भी नहीं थे उस दिन। क्यों नहीं थे? ये सब थे ही नहीं हम यूनिट में। बिना हेलमेट के ऑपरेशन किए? बिना बुलेट प्रूफ, बिना आर्मर में कहूँ, बिना बुलेट प्रूफ के। एक तरह से वो एक MP5 की गोली नहीं, वो तो पिस्टल की गोली रोकने के लिए थी। वो जैकेट थी बस, हेलमेट नहीं था। कम्युनिकेशन सेट नहीं था। अगर मैं अपनी टीम से बिछड़ जाऊँ तो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, कुछ नहीं था। और उसकी अपने देश को बचाने के लिए ऐसी कंडीशन में हम लोग गए थे जब कुछ भी नहीं था हमारे पास। फिर क्या हुआ नेक्स्ट?
तो फिर मैंने अपने आप को सैचुरेट किया फटाफट। पूरे रूम में मैंने धीरे 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 देखा कहाँ पर क्या क्या चीज़ है। तो मुझे फिर दिखाई दिया कि सोफ़ा है और दीवार, उसके बीच में थोड़ा जगह है। मैं वेपन को मैंने थाई पे लिया और खिसक खिसक के मैं उसके बीच में, मैंने जगह जो थी उसके बीच में मैं जाकर अपने आप को सेफ किया, पहले सिक्योर किया और कवर ले ली मैंने। फिर मैंने देखा कि भाई मुझे चोट कितनी लगी है। तो जब देखा तो पूरा कान ही नहीं था, पूरे मांस का लोथड़ा इधर मुझे फील हुआ, ये लटका हुआ था पूरा हाथ खून में हो गया पूरा। तो मैंने कहा कि जिंदा है, बहुत बड़ी बात है, लड़ाई अब चालू होगी क्योंकि मैं बच चुका हूँ। फिर मैंने ओपन फायर करना शुरू कर दिया, दोबारा मैंने फायर ओपन किया। धीरे धीरे मैं काफ़ी देर हो गई, तो मुझे लगा कि ना तो मेरी टीम मुझे कांटेक्ट कर रही, कुछ है ही नहीं मेरे पास। अच्छा, कोई भी नहीं था अभी जहाँ पे टीम, मेरा बड्डी भाग चुका था मुझे अकेला छोड़कर। जब मैंने देखा, जब मैं लेटा हुआ हूँ, तो मैंने सबसे पहले अपने बड्डी को ढूंढा ना, तो बड्डी तो है ही नहीं वहाँ। और क्यों भाग गया था वो? अपनी जान बचानी थी। जान बड़ी कीमती होती है हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, हम तो अपनी बात करते हैं, लेकिन किसी किसी के लिए जान बड़ी कीमती होती है। बट वो तो मार्को सोल्जर थे, लेकिन आई नहीं दिखा पाए वो ब्रेवरी, नहीं कर पाए, उसका सामना नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, वी कांट ब्लेम समबडी एल्स। फिर नेक्स्ट वी चूज द थिंग्स ना। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ हो ही नहीं रहा था। मैं फायरिंग सिंगल शॉट ले रहा हूँ तो उधर से पूरा बर्स्ट में पूरा फायरिंग हो रही है मेरे ऊपर। तो फिर मैं अलग अलग लोकेशन मतलब चेंज कर दे रहा था, थोड़ा कभी थोड़ा आगे करके तरफ, फिर ऊपर करके, इस तरह से थोड़ा मॉडिफाइड कर रहा था फायर को मैं, क्योंकि एक जगह से फायर करूँगा तो उनको ये कंफर्म हो जाए कि यहीं से है। तो आप अलग अलग जगह से करोगे, जैसे एक साइड थोड़ा सा आगे करके अपने दबा दिया, एक ट्रिगर तो दबाना, आपको इंगेज करना है, यू कांट किल देम। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो काफ़ी देर हो गई, तो टीम तो आने वाली है नहीं, सो जो भी निर्णय है वो तुम्हें लेने हैं। तो फिर मैंने एक निर्णय आखिरी जो था मेरा वो मैंने लिया कि अब बचना तो यहाँ से संभव नहीं है, टीम हमारी आएगी नहीं और कम्युनिकेशन मेरे पास है नहीं, और मैं ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर नहीं सकता क्योंकि ब्लीडिंग मेरी कंटिन्यू चल रही है। तो फिर मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, 10 मीटर से 12 मीटर की डिस्टेंस हमारे बीच में थी पूरी, इससे ज़्यादा था नहीं। तो फिर मैंने ग्रेनेड निकाला और ग्रेनेड की पिन निकाल कर मैंने ग्रेनेड उनकी तरफ लॉब किया। जब लॉब किया तो मुझे ग्रेनेड के 2 साउंड मुझे सुनाई दिए, कंफर्म 2 साउंड थे। तो मैं समझ गया कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे ग्रेनेड गिरा है जिस लोकेशन पर मैंने ग्रेनेड फेंका, उनके बीचों बीच गिरा है। अब मज़ा आएगा, मैं भी मरूंगा और वो भी मरेंगे। मेरा भी बचना संभव नहीं था उस जगह पर, लेकिन फिर भी एक होती है कोशिश अपनी कि भाई देख लेते हैं जो भी। तो मैंने अपने सर के ऊपर पूरे हाथों को पूरा ऐसे टिकाया कि अब नेक्स्ट मोमेंट में ब्लास्ट होने वाला। तो मैंने गिनती गिनी 10 तक मन में, ग्रेनेड ब्लास्ट नहीं हुआ। नहीं हुआ। अगर वो ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता तो एनएसजी का रोल ही खत्म था वहाँ पर। 4 आतंकवादी मेरे हाथों मारे जाते, मैं बचता नहीं बचता मुझे नहीं पता, लेकिन आतंकवादी तो मारे जाते सारे। ऑपरेशन तभी के अर्ली मॉर्निंग उस दिन ख़त्म हो चुका होता। फिर मैंने सिंगल शॉट में फिर फायरिंग शुरू की। तब तक मेरी टीम ने सोचा कि तेवतिया तो अंदर शहीद हो गया है, वो तो बचा है नहीं क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। तो उन्होंने क्या किया कि अंदर टीयर गैस ठोक दी, टीयर गैस का ग्रेनेड अंदर डाल दिया हमारी टीम ने। और वो टीयर गैस का जो ग्रेनेड था वो मेरे पास ही आके एक्सप्लोड हुआ। मैं ही हूँ पास में, उधर से सीधा फेंक दिया उन्होंने अंदर, तो सीधे अंदर और थोड़ा सा दूर मैं ही हूँ, तो मेरे पास ही आया, दूर ही सही लेकिन है तो मेरे पास ही। जैसे एक्सप्लोड हुआ तो ऑक्सीजन कट ऑफ होनी शुरू हो गई वहाँ से। मैं खांसा, जैसे मैं आंखों से पूरे पानी जाने लगे, खांसी आई तो उन्होंने बस्ट में मारा। तो मैंने सोचा कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर, अब बचना तो संभव है ही नहीं बिल्कुल भी। मैं कहूँ ईश्वर भी आ जाए तो वो भी ना बचा पाए अब तो हमने कहा कि ठीक है, हमने ईश्वर को याद किया कि चलो भैया आ ही रहे हैं, अब तो हम कुछ बचा नहीं अब तो फिर मैंने
हिप पे अपने वेपन लिया, एक को हिप पे लिया और पूरे एरिया को स्विप किया मैंने बस्ट में डालकर। उसमें एक टेररिस्ट मारा गया, एक टेररिस्ट को गोली लगी और मैं जैसे खड़े होकर मैं फायरिंग कर रहा हूँ और दरवाजे की तरफ मुड़ के जा रहा हूँ, जब फायरिंग कर रहा हूँ तब मुझे 4 शॉट और लगे। मुझे एक मैगजीन में घुसा जो कि बुलेट प्रूफ जो थी जैकेट, उसको पूरा फाड़ दिया था, इतना मोटा होल कर दिया, बस 1 mm बची अंदर घुसने से। एक रिकॉजिट होकर हर्ट पे लगी और एक कॉलर के पास, कॉलर को फाड़ते हुए, कॉलर था जो जैकेट का, कॉलर को फाड़ते हुए निकली। और एक गोली जो थी, बुलेट प्रूफ जैकेट थी, उसके एज पर जो कॉर्नर होता है, एज को फाड़ते हुए चेस्ट के अंदर निकल गई पूरा। तो छाती के आर पार गोली निकल गई है पूरी। तो उसमें पूरा लंग्स जो था पूरा बाहर निकाल दिया गोली ने और पता चल चुका था मुझे कि गया। बॉडी थोड़ा मोशन में थी, ऐसा लगा जैसे पता नहीं किसने छाती में ना, ऐसा जैसे किसने कुछ ठोक दिया हो। सांस नहीं आया उसके बाद, फिर मुझे मुश्किल हो गया था सब कुछ, पता चल गया तो गया। तो मैंने आपको पहले बोला कि सब हम ईश्वर को हमने याद कर लिया था कि आ रहे हैं, अब ये पता नहीं मरेंगे कैसे। गोली लगना तो 100% श्योर है, अब ये कंफर्म नहीं है कि मरेंगे कैसे। मरना तो है, आज के बाद जीवन नहीं है। तो दरवाजे तक मैं पहुंचा, दरवाजे के बाहर मेरी टीम थी तो उन्होंने मुझे बाहर की तरफ खींच दिया। फिर जब ताज के बाहर मुझे निकाल रहे थे, लॉबी से गेट के बाहर निकाला, तो मेरे फेस पे ना कैमरे की लाइट्स लगनी शुरू हुई। मुझे फिर होश आया तो मैंने अपने वेपन को उठाने की कोशिश की, जिस मेरा राइट हैंड में वेपन था, तो वेपन को उठाने की कोशिश की, हाथ ही नहीं उठा। आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आंख नहीं खोल पा रहा हूँ। ब्रीथ लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्रीथ नहीं आ रही है। और कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुंह नहीं खोल पा रहा हूँ। तब तक उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में डाला। एम्बुलेंस में डाला तो एक हमारे कमांडो साथी थे, यादव जी, उनकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। एक ही आवाज़ थी उनकी, कीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, सांस लेते रहो, डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ करो। अब मन तो ऐसा कर रहा था कि क्या बोलूं, सांस ही नहीं आ रहा, खींच रहा हूं, सांस निकल जा रहा है, वापस नहीं आ रहा। आपकी बॉडी रिलैक्स कब होती है? जब सांस वापस जाता है। सांस वापस ही नहीं आ रहा, खींच रहा हूं बस मैं, 1 गो हो रहा है, सांस ही नहीं आ रहा। अश्वनी लेकर गए, अश्वनी जाकर हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने वहाँ पे जो अटेंडेंट थे उन्होंने फिर पूछना शुरू किया। सब सुनाई दे रहा था, सब मुझे सुनाई दे रहा था। दर्द एक इतनी पीड़ा थी, क्या पूछिए मत। उस पीड़ा से गुजर रहा था, ना बोल पा रहा हूँ, ना कुछ कह पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, बस मैं उस दर्द को झेल रहा हूँ। और इतना ऐसा लगा छाती में ना पूरा कि गए, अब इतना दर्द था उसमें। तो उसने पूछा कि नाम क्या है, नाम क्या है। वो एश्योर करना चाहते कि जिंदा है कि मर गया, क्या है इसमें। तो तब मैंने बोला कि मैं तेवतिया हूँ, तेवतिया, जोर से मैंने बोला। और फिर जब नहीं रहा गया तो मैंने कहा कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरी ड्रेस वगैरह काटी है, पूरा सब साफ। तब उनको पता चला कि चेस्ट में गोली लगी हुई है। पूरा डिस्पेंस, जैसे उन्होंने ये खोला है ना, ड्रेस खोली है, तो ड्रेस जैसी खोली है तो पूरी डिस्पेंसरी में पूरा खून ही खून है, एक फाउंटेन की तरह यहाँ से खून बह रहा था। तो बाद में मेरे जो डॉक्टर थे जिन्होंने ऑपरेट किया, उन्होंने कहा कि 1 मिनट और अगर डिले हो जाते तो एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से तुम्हारी डेथ हो जाती। तो मुझे नहीं पता कि मुझे ईश्वर ने क्यों बचाया, कैसे बचाया, मुझे नहीं पता। मैंने अपना देश के लिए उस दिन 100% दिया और आज भी मैं देश के लिए पूरा अपनी 100% डेली मैं देता हूँ। मैं इसमें नहीं रहता कि कौन मुझे लाइक करता है, कौन मुझे अनलाइक करता है, कौन मेरे लिए ताली बजा रहा है, कौन मेरे लिए गाली दे रहा है, मैं उससे कंसर्न रखता ही नहीं हूँ। मेरा काम है मातृभूमि के लिए काम करना, मातृभूमि की सेवा करना। उसमें सब लोग आ जाते हैं, जो गाली दे रहा है वो भी,
और जो ताली बजा रहा है वो भी। मुझे सबके लिए काम करना है। जो ताली गाली दे रहा है मैं मुस्कुरा देता हूँ, जो ताली बजा रहा है उसको थैंक यू कह देता हूँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लंबा संघर्ष रहा, बहुत लंबा संघर्ष रहा उसके बाद। क्यों? सांस ही नहीं आता था। 19 दिन आईसीयू में रहा। डॉक्टर्स ने कहा कि बचेगा नहीं है, लंग्स पूरा फट चुका है, इन्फेक्शन होगा ही होगा, बचेगा नहीं। मेरे भाई आ गए, छुट्टी पर थे वो, तो डॉक्टर ने मना कर दिया, 3 से 4 दिन का मेहमान है बस। कितना टाइम लगा आपको रिकवर होने? 19 दिन आईसीयू में रहा, रोज मौत के साथ लड़ा हूँ, रोज उस दर्द को झेला। भाई साथ में थे तो भाई पकड़ लेते थे, हाथ पकड़ लेते थे, बात करते रहते थे, मैं सुनता रहता था। कभी कोई बात कर लेता था, सो जाता था। मैं खड़ा नहीं, अकेला नहीं हो पाता था। मुझे एक तो जो ड्रेनेज लगे हुए थे उसको पकड़ने वाला चाहिए, और एक पीछे बंदा चाहिए, 2 बंदे साइड में पकड़ने वाले चाहिए। मैं चल ही नहीं पाता था। मुझे आईसीयू में 10-12 दिन के बाद उन्होंने मुझे खड़ा करना शुरू किया। खड़ा करो उसको, थोड़ा थोड़ा टहलाओ उसको। नहीं हो पाता। कितने दिन लग गए आपको नॉर्मल वापस होने में? मुझे नॉर्मल में मुझे लगे 4 महीने वापस। मार्च में मैं डिस्चार्ज हुआ, मैं अच्छी तरह से। 4 महीने तक हॉस्पिटल में ही थे? नहीं, मैं उसके बाद 1 महीने बाद उन्होंने मुझे कहा कि 19 दिन तो आईसीयू में रहा। उसके बाद फिर नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया उन्होंने। फिर वहाँ पे मेरी तबीयत और ज़्यादा थोड़ी ख़राब हो रही थी। उसमें मेरे कुछ लाइक होते हैं ना, मोरली भी आप डाउन हो रहे हैं पूरे। तो उन्होंने कहा कि इसको घर भेज दो अभी। तो मुझे फिर उन्होंने घर भेजा। 2 महीने के लिए उन्होंने मुझे घर भेजा कि तुम दवाइयाँ लो और जाओ, क्योंकि जो ऑपरेट होना था, सब कुछ होना तो हो चुका। अब हीलिंग बची हुई है, हीलिंग आपकी घर पे ही हो सकती है, यहाँ पर आपकी हीलिंग नहीं होगी, क्योंकि तो और बीमारियाँ आपको लग सकती हैं। तो फिर मैं 2 महीने करीबन 50 से 56 दिन में घर पे रहा। फिर मैं वापस आया मार्च में। तो घर का जो प्रेम था, घर का जो साथ था, उसने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं चल ही नहीं पाता था ठीक से। 4 महीने लग गए आपको? जैसे पहले दिन की बात है, जब मैं डिस्चार्ज हुआ तो मेरे पॉकेट में पैसे नहीं थे इतने, 10-15 रुपए पड़े थे बस। फिर मैं बेस्ट की बस में, मेरा एक मित्र था मेडिकल असिस्टेंट, मैंने उसको बोला। बट ये सब तो गवर्नमेंट करती होगी ना, आर्मी करता? मैंने बताया था कि मेरा डिस्चार्ज है ऐसे ऐसे, किसी ने नहीं भेजा तो उसको ब्लेम करना सही नहीं है ना। नहीं, बट पूरा एक तो खर्चा तो हॉस्पिटल का गवर्नमेंट ने किया होगा। ये तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। अश्विनी जो है नेवी का हॉस्पिटल। हाँ, फिर उसके बाद गवर्नमेंट आपको घर छोड़ी होगी ना, मतलब उन्होंने आपकी हेल्प करी होगी घर तक? कोई हेल्प नहीं होती यहाँ पर। तो आप तब तक ही सोल्जर हो जब तक आप गोली खा रहे हो। उसके बाद आप उनके लिए कुछ नहीं, उनके लिए आप बर्डन हो। फिर आप अगर आप बच गए हो तो बर्डन हो, नहीं बचे हो तो आप उनके लिए पॉलिटिक्स का काम कर रहे हो, उनकी राजनीति का हिस्सा हो आप। अगर मर गए तो रीथ लेंग के लिए प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे, रीथ लेंग के लिए डिफेंस मिनिस्टर भी आ जाएगा, रीथ लेंग के लिए सब आ जाएंगे, आपको सलूट मारने के लिए, आपकी डेड बॉडी को, आपकी वीरता को। अगर बच गए इतना करके भी तो उनके ऊपर और सेना के ऊपर एक बोझ हो गए, बर्डन हो गए आप। क्योंकि अब आपके ट्रीटमेंट होंगे, अब सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ होगा। तो कोई करना नहीं चाहता, क्या करेगा कोई? अब आपकी यात्रा आप शुरू करें। सेना का जितना रोल था सेना का आपने कर दिया, अब अपनी यात्रा आप खुद करें। मतलब अब कोई सपोर्ट नहीं है आपकी हीलिंग में, बेटर करने में? नथिंग, किसी का कोई सपोर्ट नहीं। और मंथली सैलरी वगैरह सब? सैलरी का क्या हुआ कि मेरा लंग्स डैमेज हो गया, तो मैं डाइवर था, तो उसके लिए डिप मनी मिलती है। और डिप मनी वो 1 महीने की 20,000 रुपये होती है, वो गई। हर महीने मेरा 20,000 रुपये का डैमेज हुआ। प्रमोशंस थे जो मेरे अप्रैल में मुझे मिलना था, नवंबर तक मुझे प्रमोशन नहीं मिला। नवंबर में 26 नवंबर की घटना थी, तो मेरा जो ड्यू था वो अप्रैल से ड्यू था। तो जो प्रमोशन डिपार्टमेंट है नेवी का, उन्होंने प्रमोशन ही नहीं भेजा। नवंबर हो रहा है, प्रमोशन ही नहीं भेजा, तो मैं पुरानी रैंक पर ही हूँ। जो मेरी रैंक तो कुछ और होनी चाहिए, मैं पुरानी रैंक पे काम कर रहा हूँ। मैंने इतने अप्रैल से और नवंबर हो गया, तो कुछ नहीं भेजा उन्होंने। और अब प्रमोशन भी रुक गया हो, क्योंकि अभी आप लो मेडिकल कैटेगरी हो गए तो आपको प्रमोशन नहीं होगा। तो 1 साल आपको वैसे इंतजार करना है, 6 महीने तो नॉर्मल कैटेगरी में आप रहोगे। तो मार्च के बाद 6 महीने में जो नॉर्मल कैटेगरी, और 6 महीने के बाद फिर आपको परमानेंट कैटेगरी डिक्लेयर होते होते 3 से 4 महीने लग जाएंगे फिर आपको। तो गए आप 1 साल के लिए,
1 साल मतलब अब मेरा जो प्रमोशन था वो मेरे करीब 20 महीने बाद 18 महीने बाद मुझे मिला। तब तक जो मेरे बैचमेट थे वो पैटी अफसर कोर्स, जो नेक्स्ट कोर्स था प्रमोशन कोर्स, उसके लिए जा रहे थे। तो मैं तो वैसे पीछे रह गया उनसे सबसे, तो वो भी नहीं हुआ कुछ भी। तो कई सारे कितने डैमेजेस हुए। एक तो आप डिसेबल्ड हो गए हो, आप फाइनेंशियल भी आपको डिसेबल कर दिया गया है, प्रमोशन की तरफ से जो आपको कुछ होना था वो भी आपका डिसेबल हो गया, पूरा का पूरा। अब आपकी यात्रा और ज़्यादा कठिन हो गई है। मेरे बैची कुर्सी पर बैठते थे पैटी अफसर बन के, मैं उनके सामने नीचे बैठता था दरी पर, कुछ भी होता था तो बिकॉज दे आर सीनियर। मेरे जूनियर मेरे सीनियर बने, मुझे उनको सर कहना पड़ता था, क्योंकि आपने देश के लिए काम किया, आपने देश के लिए गोली खाई। सबसे ज़्यादा झेला किसने? उस दर्द को भी जी रहा हूँ, सांस नहीं आती उससे भी जूझ रहा हूँ, और बाकी सारी चीज़ें जो चल रही हैं उसको भी झेल रहा हूँ, प्लस लोगों के टॉन्ट सुन रहा हूँ। और मेरे ही यूनिट के अधिकारी मुझे कहते हैं कि यू आर द मैन कल्प्रिट हु स्टॉप द ग्लोरी। मेन कल्प्रिट हु स्टॉप द ग्लोरी, मतलब आपकी वजह से हमें ग्लोरी नहीं मिली। अगर तुम मर जाते तो ग्लोरी मिलती हमें। तो वो बोल रहे हैं आपको कि मर जाते आप? यस। क्यों? एक डेड सोल्जर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक जीने वाले से। एक जो डिसेबल्ड हो गया सोल्जर वो किसी काम का नहीं है, एक डेड सोल्जर बड़े काम का है, डिसेबल्ड सोल्जर बोझ है। ये आपकी यूनिट वाले बोल रहे? एग्जैक्टली। मैंने सुना है, मुझे बोला गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना। आपको मैं क्यों बोलूँगा जब आपने सुना पहली बार? जमीन निकल गई मेरे नीचे से पैरों। क्या मैं रोया, छत पर बैठ कर खूब रोया, पूरी रात रोता रहा कि ईश्वर, ये दिन देखने के लिए, ये चीज सुनने के लिए मैंने उस दिन अपना सब कुछ दांव पर लगाया। कुछ नहीं सोचा मैंने उस दिन। मेरे लिए देश प्रथम था, परिवार नहीं। और यूनिट में आकर आपको ऐसा सुनने को मिले, टेरेबल, बहुत टेरेबल लगा मुझे उस दिन। लेकिन मुझे सीख मिली उस दिन, बेहतरीन सीख थी। एक डॉट मेरे कंप्लीट हुए कि नहीं यार, ईश्वर कुछ और चाहता है, तैयार रहो। पिलर टू पोस्ट भगाया मुझे उन्होंने अपने प्रमोशन के लिए। आज पूरी सेना भाग रही है, मैंने उनको मैराथन दौड़ना सिखाया। सबसे पहले डिसेबल होने के बावजूद मैंने पहली बार मैराथन दौड़ कर दिखाई इस देश में, लंग्स फटे होने के बावजूद। 2500 साल का इतिहास है मैराथन का। जो पहला बंदा दौड़ा था ग्रीस में, वो भी एक सोल्जर था और वो एक मैसेंजर था सोल्जर, जो मैराथन गांव से भागा था अपनी कैपिटल 42.195 किलोमीटर, और एक संदेश दिया था, हम जीत गए। वो लंग्स फटने के बाद मर गया था। लेकिन 2500 साल बाद एक सोल्जर ही हुआ जिसने लंग्स फटने के बाद भी मैराथन दौड़कर दिखाई इस देश को, सेना को, और कहा हम जीत गए। मैं जीत गया, मेरी विल जीत गई। मेरे ऊपर जो आपने लांछन लगाए थे वो जीत गए। मैं जीता हूं। आपके टोंट हारे हैं, आपकी जो मानसिकता है ये हारी है। मैं कभी नहीं हारूंगा। एक बेहतर सोल्जर बनकर दिखाऊंगा इस देश को। आज भी एक बेहतर सोल्जर हूं। आज भी अनबीटेबल तरीके से काम करता हूं अपने इस देश के लिए। मुझे कुछ परवाह नहीं होती है कौन मेरे लिए क्या कहता है, कैसे कहता है। आई डोंट केयर। जब ऐसे लोग ऐसा कह सकते हैं, मेरी यूनिट के लोग ऐसा कह सकते हैं। मेरा बेटा पैदा हुआ, मैं मिठाई बांट रहा था, उनमें से एक मुझे बोला कि तुझसे झाड़ू तो लगती नहीं है, बेटा पैदा कैसे कर लिया, बच्चा पैदा कैसे कर लिया। क्या कर सकते हो ऐसे लोगों का। बट मैं कहूँगा इट्स ऑल लर्निंग। ये सब होने के बाद आपने 4 आयरन मैन, यस, फर्स्ट आयरन मैन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस। तीनों सेनाओं में, ना आर्मी में था, ना नेवी में था, ना एयरफोर्स में था। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन ऑफिशियली जिसने साउथ अफ्रीका में जाकर भारत का झंडा लहराया, भारत के सैनिक का झंडा लहराया कि हाँ, एक सैनिक ये कर सकता है चाहे उसको कितनी भी गोलियां लगी हों।
अगर आपको एक लास्ट मैसेज देना हो सारे लोगों को, एंड ये आपके पास एक पावर दिया जाए कि आप चेंज करो कुछ चीज़ें जो अपनी गवर्नमेंट में और डिफेंस में हो रही है, आर्मी ऑफिसर्स के साथ, आर्मी सोल्जर के साथ, तो आप क्या चेंज करना चाहोगे? बहुत सारे चेंजेस, एक चेंजेस नहीं है। अगर एक चीज़ से चेंज होता हो तो चीज़ें क्या 2-3 चेंजेस हैं, 4-5 चेंजेस हैं? पहले तो पावर को डिसेंट्रलाइज किया जाए, जो सेंट्रलाइज पावर है उसको डिसेंट्रलाइज जितना हो सके उसको सेंट्रलाइज किया जाए। प्लस हर एक बंदे का जो भी सोल्जर भर्ती हो रहा है पूरा डिटेल रिकॉर्डिंग सब कुछ होना चाहिए, उसके साथ क्या समस्या हो रही है, उसको कैसे हम अपलिफ्ट कर सकते हैं, फैमिली के भी और सोल्जर के भी। उसकी फैमिली तक शामिल है, वो अकेला नहीं है, उसकी फैमिली पहले आ जाती है। प्लस मैं कहूँगा कि आज इस देश में EWS है, सभी बच्चे EWS के अंडर में जो फ्री एजुकेशन ले रहे हैं, जो देश के लिए खून बहा रहा है सैनिक, उसके बच्चों के लिए क्यों नहीं है कुछ फ्री एजुकेशन? फ्री क्यों नहीं है उसके लिए? तो सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि ऐसे सोल्जर जो देश के लिए खून बहा रहे हैं, डिसेबल हो रहे हैं, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी बनना चाहें। किसी भी कॉलेज में एडमिशन लें उनका फ्री होना चाहिए, IIT हो वो फ्री होनी चाहिए, चाहे IIM हो फ्री होना चाहिए। हाँ, आप उसका क्राइटेरिया रखिए, उसको ये मार्क्स इतने लाने हैं वो रखिए आप, बट एजुकेशन फ्री होनी चाहिए ऐसे बंदों की। तो मैं कहूँगा कि हर बंदा इस देश के लिए सोचेगा, हर सोल्जर उस बॉर्डर पर या ऐसे टेररिस्ट अटैक में अपनी जो भूमिका है वो 100% या 200% देगा। प्लस मैं कहूँगा कि जो माँ बाप हैं, अगर उसके डेथ के बाद में प्रॉपर परसेंटेज उनको मिले। अब कैप्टन अंशुमान की फैमिली है, वो शौर्य चक्र लेकर वो वाइफ जो थी वो निकल गई, 5 से 6 करोड़ रुपए जो मिले थे उसको लेकर निकल गई। उसके माँ बाप अकेले रह गए, ना उनको शौर्य चक्र मिला, ना उसको उनका बेटा मिला, कुछ भी नहीं मिला, ना वो सम्मान मिला उनको। तो मैं कहूँगा कि जो गैलेंट्री है वो हमेशा, गैलेंट्री का जो मेडल है वो माँ बाप को मिलना चाहिए, पत्नी को नहीं, क्योंकि बेटा उनका था। पैसे आप चाहे उनको दे दो, लेकिन मान और सम्मान माँ बाप का बहुत ज़्यादा होना चाहिए इस देश में। लोग शहीद हुए, सबको एक एक पेट्रोल पंप मिला, महाड़ा का एक एक फ्लैट मिला, जो इंजर्ड है उन्हें क्या मिला? जिन्होंने सब कुछ बर्बाद कर लिया अपना, उन्हें क्या मिला? पिछले 16 साल से महाराष्ट्र में, मुंबई में हर 26 नवंबर को प्रोग्राम होता है, कभी मुझे ऑफिशियली इनवाइट ही नहीं किया गया। वहाँ पे इनवाइट किसको किया जाता है? बॉलीवुड, क्रिकेटर्स और नेता। सोल्जर कहाँ गया वो? मैं फर्स्ट एनिवर्सरी में आया था, मैं यूनिट में ही था, मुझे मुंबई पुलिस ने धक्के मार के भगा दिया। क्यों? मेरे पास ही नहीं था अंदर बैठने का, कुछ नहीं था मेरे पास। तो मुझे याद है मुझे कैसे भगाया। ओबामा आए, वो सभी फैमिलीज से मिले, मुझे यूनिट से बाहर नहीं निकलने दिया गया कि नहीं आप तो खुद गए सब लोग मिलने, बड़े बड़े स्तर के लोग। क्यों? मैं मिला ही नहीं, मुझे बोला ही नहीं कभी। सर आप इंस्पिरेशन हो सबके लिए। मैं ये नहीं कह सकता मैं इंस्पिरेशन हूँ, मैं अपनी यात्रा पर हूँ। सर ये आप बहुत हम्बली आपने बोला कि आप इंस्पिरेशन नहीं हो, बट आप जेन्युइनली बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो बहुत लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए एंड हम सब के लिए। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि सर आप इधर आए, आपकी स्टोरी बताई। आपकी स्टोरी ने रोंगटे खड़े कर दिए और थैंक यू थोड़े से आंखों में आंसू भी आ गए, पर मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि आप वो गुजर कैसे सकते हो उन सब चीज़ों से, और कैसे आप टफ रहे। जेन्युइनली सर यू आर एन इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच इधर आने के लिए और ये सब शेयर करने के लिए हमारे साथ। ऑलवेज वेलकम। इट वाज प्लेजर होस्टिंग यू। थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या और बेहतर हम कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट बना पाएँ। I'll see you next time। ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा। एंड जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। I'll see you next time। Until then, keep figuring out।